हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो भैया बोर्ड के बस बचे हैं 9 दिन। ठीक है, बस 9 दिन बचे हैं और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अभी तक के जितने एमसीक्यूज आए हैं बोर्ड में, ठीक है, टोटल 80-90 एमसीक्यू हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और भरोसा रखो इस वीडियो में जितने एमसीक्यूज हैं उसके अलावा कुछ एमसीक्यू एक्स्ट्रा नहीं आएगा। ठीक है, सब इसी कॉन्सेप्ट से आएगा, कुछ इससे अलग नहीं आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो भैया 9 दिन बचे हैं पढ़ना, अब सीरियस हो जाओ। ठीक है, बहुत जल्दी 9 दिन बीत जाएंगे, पता नहीं चलेगा। अभी लग रहा होगा यार अच्छा खासा गैप है, नहीं अच्छा खासा गैप नहीं है, बहुत जल्दी ये 9 दिन क्या होंगे, बीत जाएंगे। तो थोड़ा सीरियस हो जाओ, अब सीरियस मोड में आ जाओ, पढ़ाई करने लगो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो कोट लगा है, पढ़ लो भाई। क्या लिखा है, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। एकदम सही बात है। ठीक है, आधे बच्चों को तो मतलब ही नहीं समझ में आया होगा। यार तुम लोग आईसीएससी के बच्चे हो यार, कैसे बच्चे हो। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। होप दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार मैं कैमरा में देख लूं। हाँ भैया दिख रहा है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ इंट्रा स्टेट सेल द CGST पेड बाय द डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज 120 रुपीज इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2000 रुपीज। कह रहा है कोई सामान है, उसका कितना है, एमआरपी कितना है, 2000 रुपए। अच्छा, मार्क्ड प्राइस की जगह लिस्टेड प्राइस भी बोल सकता है। जीएसटी में देखो होता है क्या, जितना जीएसटी आता है वो आधा आधा बढ़ जाता है, मतलब जितना सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा उतना ही स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी गया है, 120 रुपीज। अच्छा भैया, जीएसटी में जितना सेंट्रल को जाएगा उतना ही स्टेट जीएसटी जाएगा। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए तुमको। तो क्या करो, टोटल जीएसटी निकाल लो, मतलब अगर CGST 120 गया है तो एसजीएसटी कितना आएगा, वो भी 120 आया होगा। लिख लेते हैं, टोटल जीएसटी कितना आएगा, 240 रुपए आना चाहिए, मतलब टोटल जीएसटी गवर्नमेंट को। अब निकाल लो, देखो कह रहा है कि बताओ रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा। देखो 2000 रुपए का, 2000 रुपए पूछ रहा है, बताओ कितना रेट, कितने जीएसटी का कितना रेट होगा जो 240 रुपए आ जाए। ठीक है, इसी ऑप्शन में से कर लो यार, इसी ऑप्शन में से कर लो। ठीक है, इसी ऑप्शन में से कर लो। देखो कैसे करोगे, 6% से करो, 6/100, 6×2 = 12, 120 आ रहा है, मतलब गलत है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन तो गलत है। 10% रखोगे, 10/100 गलत है। ठीक है, 12% रख के देखो, 2000 इंटू 12/100, 20 से 20 कैंसिल, 12×2 = 24। हाँ भैया 240 रुपए आ रहा है, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, होप समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट क्या लगा है, ऐसा सवाल पूछेगा तुमसे, रेट पूछता है जिस जीएसटी वाले सवाल में, या तो सिंपल जीएसटी पूछेगा या रेट पूछेगा। तो अगर रेट पूछे तो पहले देख लेना जीएसटी कितना दिया है। देखो यहाँ CGST दिया था, हमने क्या किया, पहले टोटल जीएसटी निकाल लिया। ठीक है, क्या किया, पहले टोटल जीएसटी निकाल लिया। टोटल जीएसटी हमारे पास 240 रुपए आया। ठीक है, यहाँ पे तुमसे रेट ऑफ जीएसटी पूछा है, मान लो यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी पूछा था, इसलिए हमने क्या किया, टोटल जीएसटी निकाल लिया। फिर देख लिया भैया जीएसटी कैसे निकालते हैं, जो हमारा एमआरपी होता है उस पर जीएसटी लगता है, फिर कितना आता है, 240 आना चाहिए था। ऑप्शन रख के देख लिए फटाक से। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है what must be subtracted from x cube plus x square minus 2x plus 1 so that the result is exactly divisible by x minus 3। याद रखना जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें बोले what must be subtracted, what must be added, तो उसमें क्या मान लिया करो, let k be added। ठीक है, let k be added या subtracted जो भी बोले। ठीक है, तो यहाँ subtracted बोला है तो क्या लिखोगे, subtracted लिख लिया। ठीक है, अब ये एमसीक्यू है, हम लिख के दिखा रहे हैं, ऐसा तुम करोगे नहीं। देखो सबसे पहले क्या करोगे, जो पॉलिनोमियल दिया हो उसको लिख लो। कैसे लिखोगे, f of x इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ था, x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस का 1, ये दिया हुआ था। क्या कह रहा था, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, हमने k मान लिया, इसमें k घटा दो, ये बन गया पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बन गया पॉलिनोमियल। फिर कह रहा है सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x-3, अगर x-3 से ये डिविजिबल होगा, कह रहा है इससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल मतलब यहां से जरा x की वैल्यू निकालो। कैसे वैल्यू निकालोगे, जो दिया रहता है उसको इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू 3। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखोगे तो आंसर 0 मिलना चाहिए। मतलब अगर f के अंदर वैल्यू 3 रखोगे तो आंसर क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। जरा f के अंदर 3 रखो, देखो जब x था तो पूरे में x था। करना क्या है, जितने ऐसे क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले f of x में उसको लिख लो,
अगर व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड या एडेड बोलेगा तो उसके लिए के मान लेना, एडेड बोले प्लस के कर दो, सब्ट्रैक्टेड बोले माइनस के कर दो, ठीक है। फिर डिविजिबल बाय किससे कह रहा है, x माइनस 3 से, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली 3। अब इसको इसमें 3 रखो और 0 के बराबर रख दो। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, मान लो ये दे ही ना व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कहे कि अगर ये इससे डिविजिबल है तो वैल्यू निकालो, कुछ इसमें दे देगा के वे, तो समझ जाना जिससे डिविजिबल होता है उसकी वैल्यू रखने पे 0 आंसर आता है, ठीक है। 0 के बराबर रख सकते हो तुम, तो रखो भैया यहाँ पे 3 रखो, यहाँ पे x की जगह पे 3 रखो। 3 3 9, 9 3 27 प्लस 3 3 9, ठीक है। 3 इंटू 6 2 माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस का 1 माइनस का k, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब भैया जोड़ घटाना कर लो फटाक से, ठीक है। जोड़ घटाना कर लो, कितना आएगा भैया, 9 में 6 जाएगा, 3 आएगा, 3 में 1 जाएगा, जोड़ोगे 4 आएगा, 27 प्लस 4 माइनस का k इज इक्वल्स टू 0। 27 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा, 31 आएगा, 31 उधर जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का k इज इक्वल्स टू माइनस का 31, k इज इक्वल्स टू कितना आ गया 31। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है 31। तो भैया तुमको भी बोर्ड में ऐसे ही करना है, ठीक है। अब तुम बोर्ड में जल्दी जल्दी करोगे, अभी समझ रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है, सवाल क्या है भैया, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। देखो अगर रियल एंड इक्वल होंगे क्वाड्रेटिक के रूट्स तो क्या डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, देखो फटाक से जिसको नहीं आता है देख ले। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 में जो रूट्स होते हैं वो रियल एंड क्या आते हैं, इक्वल। मेरे भाई ठीक है, क्या आते हैं, रियल एंड इक्वल। यहाँ क्या दिया हुआ, रियल एंड इक्वल, मतलब ये वाली कंडीशन लगाओगे, ठीक है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या आएंगे, रियल आएंगे और अनइक्वल आएंगे, ठीक है। रियल आएंगे और अनइक्वल आएंगे। अगर लेस देन 0 है मतलब इमेजिनरी रूट्स आएंगे, ठीक है। इमेजिनरी बोले, नो रियल रूट्स बोले, ठीक है, नो रियल रूट्स बोले, कॉम्प्लेक्स रूट बोले, सब एक ही बात है। लेस देन पे ये सब आएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रूट, इमेजिनरी रूट, रियल रूट। अब देखो जरा, अब देखो भैया, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि इसके रूट्स, किसके रूट्स, पी एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल्स टू 0। फटाक से जरा इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू आएगी पी, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का क्यू, आर की सॉरी सी की वैल्यू कितना आ जाएगी भैया, सी की वैल्यू कितना आ जाएगी, आर। जरा सा डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालोगे, बी स्क्वायर मतलब माइनस क्यू का स्क्वायर, पॉजिटिव बन जाएगा, वेरी गुड। 4ac कितना है, पी, और कितना आ जाएगा 4pr। ये तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि रूट्स इसके रियल और इक्वल हैं तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या है भैया, क्या है, q माइनस का 4pr इज इक्वल्स टू 0। q इज इक्वल्स टू 4pr लिख सकते हो भैया। अगर लिख सकते हो तो ढूंढो ये वाला ऑप्शन, ढूंढो ये वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है भैया, q इज इक्वल्स टू क्यू, बेटा ये क्यू स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी क्यू स्क्वायर है ये, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, बी स्क्वायर होता है ना, तो माइनस क्यू का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, ठीक है। क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4pr। कोई दिख रहा है भैया, हाँ ऑप्शन बी, बी फॉर बास्केटबॉल इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। होप ये दिख रहा होगा, ठीक है, होप बढ़िया से दिख रहा होगा। कह रहा है एक मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। कौन सी मैट्रिक्स दी है, देखो जरा, एक हमको एक मैट्रिक्स दी हुई है, क्या है, 2 2 0 2, ठीक है। और कह रहा है ए स्क्वायर की वैल्यू दे दी है यहाँ पे 4x 04। कह रहा है x की वैल्यू बताओ। ए स्क्वायर कैसे आया होगा, जब तुम ए मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई किए होगे। जरा मल्टीप्लाई कराओ भैया, 2 2 2 0 2, 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 0 2। देखो इसको मल्टीप्लाई कराओगे आएगा, 3 टर्म तो यही आएंगे। यहाँ पे बस x की वैल्यू पूछा है तो बस यही वाला टर्म यहाँ से निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। पहले रो को पहले कॉलम के साथ करो इक्वेट, ये पहली रो हो गई, ये पहला कॉलम हो गया। कैसे करोगे, 2 2 जा 4, ठीक है, फिर 2 0 जा 0 प्लस का 0। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करो, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 कितना आ गया, 8 आ गया। देखो 8 ऑप्शन में है, हाँ भैया 8 ऑप्शन में है, 100% करेक्ट है, ठीक है। x इक्वल्स टू 8 आएगा। आगे निकाल सकते हो, देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो पहली रो को सबसे पहले पहले कॉलम से करते हैं, तो 2 इंटू 2 4 आ गया, फिर
प्लस का साइन लगाते हैं, फिर अगले पे आओ, इसके अगले एलिमेंट पे, इसके अगले एलिमेंट पे, 2 0 0 कर लिया हमने। ऐसे आगे बढ़ो, 2 2 4, 2 2 4, ठीक है। ऐसे ये नीचे आओ, सेकेंड रो को पहले कॉलम से करो, 0 × 2 0, प्लस का साइन लगाया, 2 0 0, देखो यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, 0 आ रहा है, ये भी 4 आना चाहिए। देखो 0 × 2 0 प्लस 4, ये भी 4 आ रहा है, मतलब सही 100% करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मीडियन का क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 64। तुमको मीडियन की वैल्यू दे दिया, कितना दे दिया, 64। भैया मीडियन कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो, पहले तो गिनते हो ऑब्जर्वेशन कितनी है, गिनो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इज इक्वल्स टू कितना है, 10 है। अगर इवन है, अगर इवन है तो क्या लिखते हो भैया, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू क्या आता है, यही आता है हमारा मीडियन की वैल्यू, ठीक है। n/2 क्या आएगा भैया, 10/2th, ठीक है, 10/2th मतलब कौन सा आएगा, 5th टर्म आ जाएगा। अच्छा याद रखो, जो ये आता है उसका अगला यही होता है, ठीक है, मतलब जस्ट उसका कॉन्जिक्यूटिव होगा। अगर ये 5 आया है तो जस्ट ये 6 रहा होगा, ये 10 आया तो ये 11 होना चाहिए। तो देखो कौन कौन सा आएगा, 5th टर्म आया, और ऐसे ही 10/2 प्लस 1th टर्म क्या आएगा, इसका 6th टर्म आएगा, निकाल के देख लो, 5 + 1 6 टर्म आएगा। पांचवा टर्म क्या है, गिनो जरा, 1 2 3 4 5, क्या है भैया, क्या है, x है। छठा टर्म क्या है, 1 2 3 4 5 6, x + 4 अपॉन में क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। मीडियन कितना है, मीडियन कितना गिवन था, 64 गिवन था, वेरी गुड, ठीक है। x + x क्या आ जाएगा भैया, 2x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस 2 4 = 8, 128 आ गया। 128 में इधर जाके कितना आएगा, 124, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 6 = 12, 62 आंसर आ रहा है। देखो ऑप्शन में है भैया, हाँ ऑप्शन में है, C फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। देखो कोलिनियर वाला क्वेश्चन समझ लो, कोलिनियर वाला क्वेश्चन बहुत आता है। देखो कहीं भी तुमको अगर गिवन हो कि भैया प्रूव करो कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। कोलिनियर मतलब समझ लो, कोलिनियर मतलब होता है कि एक पॉइंट, एक लाइन पे 3 पॉइंट्स होंगे, ठीक है, एक लाइन पे 3 पॉइंट्स होने चाहिए। अगर एक लाइन पे 3 पॉइंट लाई करेंगे, तुमको क्या बोलोगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलोगे, ठीक है। वैसे तो एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रूविंग कैसे करोगे, मान लो बोलेगा P Q R कोई पॉइंट है, प्रूव करो ये कोलिनियर है। तो याद रखना भैया, क्या करो, अगर कोई पॉइंट्स कोलिनियर होंगे मतलब वो लाइन पे लाई कर रहे होंगे। मतलब क्या हो गया, कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होगा कि जो पॉइंट्स लाइन पे लाई कर रहे हैं, कोई स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इस पे लाई कर रहे होंगे। तो भैया इस पे लाई कर रहे होंगे, मान लो P पॉइंट है, Q पॉइंट है, R पॉइंट है, इनका स्लोप निकाल लो। अब कैसे निकालोगे, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। जो इसका स्लोप आएगा वही इनका और इनका आना चाहिए, क्योंकि भैया ऐसी सीधी लाइन है ना, स्लोप मतलब क्या, ढलान या चढ़ान, ठीक है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, जितना इनके लिए ढलान होगी उतना इनके लिए भी होगी, ठीक है, बराबर ही होनी चाहिए, मतलब स्लोप। तो याद रखना कोलिनियर की प्रूविंग में क्या करना रहता है, स्लोप बराबर रखना रहता है, ठीक है। देखो कैसे करोगे, ऊपर ऊपर कैसे करोगे, देखो तुमको पॉइंट कौन कौन से दिए हैं, ए दिया है x, y, ठीक है, b दिया है 3, माइनस का 2, और c क्या दिया है 4, माइनस का 5, ये c दिया है। पहले इन दोनों के बीच में निकालो स्लोप, स्लोप निकालो, कितना आएगा, y2 माइनस y1। देखो ये ले लो x1 y1, ये ले लो x2 y2, और ये ले लो x3 y3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो कितना आया, y2, फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो बाद वाला होता है, मतलब माइनस का 2 माइनस का y अपॉन में क्या आना चाहिए, 3 माइनस का x। यहाँ से तो ये आ गया, इन दोनों से निकालो स्लोप, कितना आएगा, माइनस का 5 माइनस और माइनस का 2, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -5 प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है, -5 प्लस का 2 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 1, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से कितना वैल्यू आएगी, माइनस का 3, ठीक है। अब क्योंकि कोलिनियर पॉइंट है तो क्या होने चाहिए थे, बराबर होने चाहिए थे स्लोप, रख दो। यहाँ से स्लोप क्या आया, माइनस का 2 माइनस का y अपॉन 3 माइनस x, किसके बराबर आना चाहिए था, -3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है, माइनस का 2 माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 9 और प्लस का
3x, ठीक है। अब देखो तुमसे आंसर पूछा है द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, इसका मतलब है कि y इज इक्वल्स टू आंसर देना है, ठीक है। आंसर कैसे आना चाहिए, y इज इक्वल्स टू कुछ आंसर आना चाहिए और आंसर में तुम्हारा x भी होना चाहिए, ठीक है। जब भी बोले फाइंड आंसर इन टर्म्स ऑफ, तो जिसके टर्म में बोलता है, जैसे इन टर्म्स ऑफ x बोला है तो समझ लेना कि राइट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ जो भी बोले वो राइट हैंड साइड आना चाहिए, ठीक है। और y निकालना है तो मतलब y इज इक्वल्स टू कुछ आना चाहिए और इधर साइड x वाला रहना चाहिए। देखो निकालते हैं इसको, y के फॉर्म में करो, y के फॉर्म में करो तो क्या कर सकते हो, देखो y को पॉजिटिव बनाने के लिए उधर भेजो, कितना आएगा माइनस का 2 प्लस का 9 माइनस का 3x, ये हो जाएगा 7 माइनस का 3x इज इक्वल्स टू y। देखो आंसर y के फॉर्म में आया और इन टर्म्स ऑफ x आया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखो भैया, कौन सा 7 माइनस 3x कहीं आ रहा है, हाँ भैया यहाँ आ रहा है, मतलब डी फॉर डेनमार्क इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। होप समझ में आया होगा। तो याद रखना कोलिनियर वाले सारे क्वेश्चन में स्लोप बराबर दिखाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, यार सवाल देखो याला भैया, ठीक है। देखो ये सवाल प्रोपोर्शन का है, ठीक है, ये सवाल प्रोपोर्शन का है। याद रखो जितना भी ऐसा सवाल आएगा सब प्रोपोर्शन का होता है। उसमें क्या करना रहता है, गिवन टेबल शोज द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय द ट्राई। देखो इसका मतलब क्या, ये कह रहा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है टाइम वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो भैया एक ही स्पीड से चल रही है, उसका मतलब क्या है कि अगर एक घंटे में मान लो कितना 100 किलोमीटर कवर की होगी, तो अगले एक घंटे में भी 100 किलोमीटर कवर करेगी क्योंकि स्पीड सेम है, ठीक है, स्पीड सेम है। अगर मान लो 50 की स्पीड से चल रहे हो तो एक घंटे में जितना चले अगले एक घंटे में भी उतना ही चलोगे। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन किसके होते हैं, प्रोपोर्शन के होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है जो भी डेटा दिया उसको लिख लो, 60/2 किसके बराबर होगा 90/x के, और वो भी किसके बराबर होगा y/5 के। ये तीनों चीज इक्वल होंगी जितने ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तुमको किसकी वैल्यू निकालनी, x और y की। देखो अगर ये तीनों इक्वल हैं, इसको मतलब तुम ऐसे भी लिख सकते हो 60/2 इज इक्वल्स टू 90/x, ठीक है। 230 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 3 3 3 9, x की वैल्यू कितना आ गई 3, ठीक है। ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें x की वैल्यू 3 है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 2 है मतलब निकालना पड़ेगा y की वैल्यू भी। अब ये और ये भी इक्वल हो सकता है, 90/x की वैल्यू कितना आई 3 इज इक्वल्स टू y/5, 330 ठीक है, 330 y इज इक्वल्स टू क्या आ गया 150, x इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 150। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी फॉर डेनमार्क इज द करेक्ट आंसर। होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो एपी का सवाल है, बढ़िया सवाल है, पिछले साल आया हुआ है, 2024 में आया हुआ सवाल है। ये कह रहा है द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज, सेवेंथ टर्म निकालना है। सेवेंथ टर्म को कैसे लिखोगे, A6 इज इक्वल्स टू सॉरी सेवेंथ टर्म को कैसे लिखोगे भैया, A7 इज इक्वल्स टू A प्लस 6D। ये तो समझ में आता होगा, सेवन टर्म की वैल्यू ऐसे निकालोगे। इसमें क्या क्या चाहिए, A हमारा होता है फर्स्ट टर्म, D हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये होता है फर्स्ट टर्म कितना है 1/a, रखो 1/a मिल गया, प्लस 6 कॉमन डिफरेंस कितना आएगा। देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, कॉमन डिफरेंस निकालो, दो टर्म को माइनस करना रहता है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को, और कैसे माइनस करना रहता है, दूसरे वाले को पहले रखा जाता है। मान लो ये दोनों टर्म लिए, ठीक है, ये और ये, तो पहले दूसरे वाले टर्म को रखोगे, 1/a प्लस 1 है दूसरा वाला टर्म, उसमें से क्या करोगे माइनस करोगे पहला वाला जैसे उसके जो होगा। तो देखो माइनस का 1/a प्लस का 1/a कैंसिल हो गया, डी की वैल्यू क्या आ गई 1। अब क्योंकि एपी में है तो हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो रखो 6 × 1 आ गया। तो अब 1/a प्लस 6, क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में है 1/a प्लस 6, हाँ भैया है, तो A फॉर एप्पल इज दी करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये किसका सवाल है, ये हमारा सवाल है शेयर एंड डिविडेंड्स का, ठीक है। लगाने की कोशिश करो, जिसको आता है लगाने की कोशिश करे, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द सम इन्वेस्टेड टू परचेज, ठीक है। सम इन्वेस्टेड का मतलब समझ लो, इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है तुमसे। क्या पूछ रहा है, कह रहा है इन्वेस्टमेंट बताओ, ठीक है। दिया क्या क्या है, नॉमिनल वैल्यू दी है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया है 15, कह रहा है टू परचेज 15 शेयर्स, मतलब नंबर ऑफ शेयर गिवन है, ठीक है। 15 शेयर्स क्या गिवन है 15 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर गिवन है कितना 75 एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। इसका मतलब क्या हो गया कि भैया मार्केट कैसे चल रही है, लॉस में चल रही है, ठीक है। शेयर्स लॉस में है, कितना लॉस है 20% है, तो जरा 75 का 20% निकालो, कितना आएगा, एक यहाँ कट गया 275 150
मतलब 15 आ जाएगा, मतलब 15 रुपए लॉस में चल रहा है, ठीक है। मार्केट वैल्यू में क्या करोगे, 15 रुपए माइनस करोगे, कितना आएगा, 60 आएगा। अब खत्म हो गया सवाल। देखो क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट पूछा था, इन्वेस्टमेंट पूछा था, कैसे निकालोगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। अगर शेयर एंड डिविडेंड्स में दिक्कत है तो मैंने कमर्शियल मैथमेटिक्स की एक वन शॉट बनाई है, ठीक है, 1.5 घंटे की। उसमें जीएसटी, बैंकिंग, शेयर एंड डिविडेंड्स के सारे क्वेश्चन हैं जितने आए हुए हैं, ठीक है, लास्ट 3 साल में, ठीक है, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, बहुत सारी चीजें हटी हैं, ठीक है, तो उसी पैटर्न पे बनाया हुआ है। तो मेक श्योर आप देख लो, ठीक है। समझ, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जिसको समझ में आ रहा है वो आगे बढ़ जाए, ठीक है। देखो कैसे करना है। एन मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 15, मार्केट वैल्यू 60, ठीक है, 15 6 90 और एक जीरो और लगा दो, मतलब 900 इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन, देखो सरकम सेंटर का है, ठीक है। बताने से पहले एक चीज समझाते हैं जरा। देखो सरकम सेंटर क्या होता है, मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है। क्या करो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दो, इसकी साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि किसी लाइन को दो बराबर हिस्सों में तोड़ना, ठीक है। किसी लाइन को बाइसेक्ट करना होगा तो मतलब उसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ना है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि जिस लाइन से तोड़ोगे उस वो 90 डिग्री बनाना चाहिए। देखो मान लो इस लाइन का करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मान लो ऐसे ऐसे हमने कर दिया। अब ये बाइसेक्ट भी हो गई और यहाँ 90 डिग्री भी बनाएगी। अगर 90 डिग्री ना बनाती तो कहते सिर्फ बाइसेक्टर, ठीक है। अगर 90 डिग्री बना रही तो बोलोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, यहां समझ में आ गया होगा। अब सरकम सेंटर क्या होता है, अगर हम क्या करें, ट्रायंगल की तीनों साइड को, तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दे। इस लाइन का ऐसे हो गया, इस लाइन का ऐसे हो गया, इस लाइन का ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो जरा तीनों मिल कहाँ रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, द पॉइंट वेयर ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट, ठीक है। द पॉइंट वेयर ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है मैंने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल मीट, इस पॉइंट को क्या बोलोगे, सरकम सेंटर बोलोगे। क्या बोलोगे भैया, सरकम सेंटर बोलोगे। और अच्छा एक चीज और याद रखना कि इस पॉइंट से हर वर्टेक्स पे, जैसे ये वर्टेक्स हो गई, ये वर्टेक्स हो गई और ये वर्टेक्स हो गई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बराबर होती है, ठीक है। याद रखना ये चीज, क्या करोगे, याद रखोगे ये चीज, ठीक है। अब देखो जरा सवाल देखो, सवाल से अच्छा एक और चीज देख लो, जरा एक और चीज देख लो, इन सेंटर भी पूछ लेता है कभी कदार। मान लो ये ट्रायंगल है, देखो सरकम सेंटर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते थे, इन सेंटर में क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब मान लो एंगल 30 डिग्री का होगा तो उसको आधा आधा डिवाइड कर देंगे, मतलब 15-15 डिग्री का। यहाँ पे ये एंगल है, यहाँ ये एंगल है, यहाँ ये एंगल है, इस एंगल को बाइसेक्ट किया ऐसा कुछ बन गया, इस एंगल को बाइसेक्ट किया ऐसा कुछ बन गया, इस एंगल को बाइसेक्ट किया ऐसा कुछ बन गया। तो द पॉइंट वेयर ऑल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इन सेंटर। क्या बोलते हैं भैया, इन सेंटर, ठीक है। और उसमें क्या बताया था सरकम सेंटर में, द पॉइंट वेयर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट, ठीक है। उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे थे, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले में, ठीक है, वहां पे क्या था कि सरकम सेंटर में क्या था कि सरकम सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस बराबर होती थी। बट इन सेंटर में क्या होता है, इन सेंटर से पर्टिकुलर लाइन तक की डिस्टेंस, ठीक है, ये लाइन, ये डिस्टेंस, लाइन तक की डिस्टेंस बराबर होती है। याद रखना ये चीज, ठीक है, याद रखना। और चलो सवाल करते हैं अब, ठीक है। अब हमारा सवाल देखते हैं, ये सवाल क्या है, ठीक है, सवाल देखते हैं। पढ़ो जरा क्या कह रहा है, द सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये पूछ रहा है, कह रहा है पहले तो एक क्या है, एक है क्या है पहले भैया, सरकम सेंटर है, मतलब कैसे बना होगा, परपेंडिकुलर बनाया होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया होगा तुमने, और इस पॉइंट पे मिल रहा है तो ये सरकम सेंटर आया होगा। अब हमने सरकम सेंटर में क्या बताया था कि भैया इस पॉइंट से वर्टेक्स तक, अगर वर्टेक्स क्या होती है, एक ये वर्टेक्स, एक ये वर्टेक्स, इस ये वर्टेक्स, यहां तक अगर ऐसे खींचोगे लाइन तो ये जितना होगा उतना ये होगा और उतना ही ये होगा, ठीक है। क्या मैंने ये बताया कि भैया यहां से लेके इस लाइन तक की डिस्टेंस बराबर होती है, नहीं बताया। ये चीज कब होती है, इन सेंटर में। कब होती है, इन सेंटर में, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, कह रहा था एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब ये था कि भाई ये पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से
और इस लाइन से इस लाइन से बराबर होनी चाहिए, नहीं, लाइन से बराबर नहीं होती है, वर्टेक्स से बराबर होती है, ठीक है। अगला पढ़ो, एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, यही तो बताया था भैया हमने, इस सरकम सेंटर की हर वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होगी, वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब आगे देखना ही नहीं है, आगे देखना ही नहीं है, ठीक है। मल्टीपल करेक्ट थोड़ी ना पूछता है तुम्हारे में, ठीक है। देखो भैया अगला कह रहे स्टेटमेंट 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है भैया, ये तो करेक्ट है, हमने पढ़ा है, ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, ठीक है। इसमें मत बोलना कि भैया कैसे करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अच्छा, आइडेंटिटी में याद रखना कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए। मान लो कहीं पे ऐसा दे दे कंफ्यूज करने के लिए तुमको कि साइन स्क्वायर अल्फा दे दे, तो इसकी वैल्यू जिस बच्चे ने भी 1 लिखी वो गलत हो जाएगी। बेटा थीटा सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, तब 1 होता है, याद रखना, ठीक है। अगर यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, अगर यहाँ अल्फा तो यहाँ भी अल्फा होना चाहिए, ठीक है, ये समझाना था। देखो पहला वाला तो करेक्ट है भैया, दोनों जगह थीटा है, आइडेंटिटी है। दूसरा वाला क्या रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, क्या इसकी वैल्यू 1 होती है भैया, क्या इसकी वैल्यू 1 होती है, नहीं होती है, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है। अगर इस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ तो कुछ और दिया है, यहाँ तो प्लस में दिया है, होता क्या है माइनस वाली होती है, ठीक है। तो मतलब ये वाला गलत हो जाएगा। क्या लिखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड, तो क्या लिखोगे भैया, ओनली 1, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, बाकी सब गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो भैया फिर से बढ़िया सवाल देखो, एक सर्कल्स का सवाल है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगी हुई है, ठीक है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगी हुई है। देखो सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है इन द गिवन डायग्राम जो पीएस है, ठीक है, पीएस है, मान लो पी कोई पॉइंट है सर्कल के बाहर, पीएस और पीटी क्या है, टेंजेंट्स है, ठीक है, क्या है, टेंजेंट्स। अच्छा याद रखो, अगर मान लो ये सर्कल है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जितने भी टेंजेंट बनाओगे, पहली बात तो 2 बनते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल पे सिर्फ 2 टेंजेंट पॉसिबल होते हैं, और दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, याद रखना, क्या, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे खींचे हुए टेंजेंट 2 बनते हैं पहली बात तो, और दोनों की लेंथ बराबर होती है, मतलब अगर ये 6 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी क्या रहा होगा, 6 सेंटीमीटर का रहा होगा, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये समझ में आ गया। कह रहा है एस क्यू इज पैरेलल, एस क्यू कोई लाइन है किसके पैरेलल है, पीटी के, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। कह रहा है एंगल एस पी टी 80 डिग्री है, कह रहा है निकालो क्यू एस टी, तुमसे ये वाला एंगल पूछ लिया। देखो भैया बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो क्या कहीं z जैसा कुछ दिख रहा है, हाँ भैया हमको दिख रहा है, देखो ये z बन रहा है, तो जहां z बना करे वहां जहां चिड़ी, देखो चोट जैसा जहां दिखे, जहां बीक जैसा दिखे, जहां ऐसा कुछ दिखे, यहाँ पे दिख रहा है कुछ ऐसा, ऐसा कुछ दिख रहा है, मतलब ये एंगल और यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है, ये एंगल बराबर होंगे, मतलब ये एंगल और ये एंगल अगर हमें मिल जाए दोनों सेम होंगे, तो ये एंगल कैसे निकालोगे, देखो ये एंगल कैसे निकालोगे। देखो बोर्ड में तुम्हें कैसे क्वेश्चन देता है, वो ये देखना चाहता है कि भैया तुम्हारा बेसिक्स कितना अच्छा है। देखो बेसिक्स वाला क्वेश्चन लगा है यहाँ पे, क्या करो जरा इसको ऐसे पलटो, अगर इसको पलटोगे और ऊपर वाला फिगर हम बनाए तो ऐसा ही कुछ बनेगा, P यहाँ पे S है, यहाँ T है, और देखो ये वाली लाइन कुछ ऐसे तो बन जाएगा। अब हमको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे खींचे हुए टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, ये हमको पता है। अगर इक्वल होती है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, निकाल लो भैया। अब क्या होगा, x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए, 2x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 100, और x की वैल्यू क्या आ गई, 50 भैया, ठीक है, कितना आ गई, 50 आ गई, मतलब कितना आंसर आएगा, डी फॉर डेनमार्क इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कितना आएगा, 50 आएगा, ऐसे ये आएगा 50, और क्योंकि क्या इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये भी कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बढ़िया सा, ठीक है, बोर्ड में आया हुआ है, सारे क्वेश्चन बेटा बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन खुद से नहीं बनाए हुए, बोर्ड्स एंड स्पेसिमेन के सारे क्वेश्चन जितने मुझे इंपॉर्टेंट लगे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हैं, ठीक है। मेक श्योर यू वॉच द फुल वीडियो, ठीक है। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है डाइस थ्रोन वंस, ठीक है, कह रहे एक डाइस है, खेला होगा सबने, लूडो खेला होगा, एक डाइस को फेंको तो जरा क्या क्या आता है बताओ जरा,
1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, इसी को क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आ सकती हैं। अब कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, निकालो जरा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। देखो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमेशा नीचे क्या रखते हैं, टोटल, जितनी चीजें आ सकती हैं। टोटल कितना आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, 6 चीजें आ सकती है, तो नीचे तो 6 ही होना है। ठीक है, अब इवन नंबर देखो इसमें से कितने हैं, एक तो 2 इवन नंबर है, एक तो 4 है, एक तो 6 है, मतलब कितनी आनी चाहिए ऊपर, कितने, 3, 3 नंबर ऐसे हैं जो इवन है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए, 1/2। यहाँ कितनी आ रही भैया, 2/3, मतलब ये गलत है। अब कह रहा था सैंपल स्पेस फॉर इवन नंबर, इसमें से इवन नंबर कितने थे, 2 था, 4 था, 6 था, तो मतलब ये सैंपल स्पेस बनना चाहिए था, यह बन रहा है, मतलब ये करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये सवाल बढ़िया सवाल है, ठीक है, बढ़िया सवाल है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग की, बट 2014 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, या तो स्पेसिमन ने पूछा है या तो ये पास्ट ईयर का पूछा हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, कह रहा है एक पेपर है, एग्जाम्पल से समझाते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाते हैं। कह रहा है तुम्हारे पास मान लो एक पेपर है, ये पेपर है, ये पेपर है। ठीक है, कह रहा है एक बार तुमने इसको ऐसे रोल किया। ठीक है, एक बार तुमने इसको ऐसे रोल किया, इसी चीज को, जब इस चीज को ऐसे रोल करोगे क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, सिलेंडर बन जाएगा। ये चीज क्या रहेगी, इसकी हाइट, हाइट क्या हो जाएगी, हाइट तो 7 ही रहेगी। ठीक है यार, ये वाला पेपर है, ये पेपर है, ये कितना दिया हुआ, ये पूरा 7 है, ये कितना है, ये पूरा, ये कितना है, 7 है। ठीक है, ये कितना गिवन है बेटा, ये कितना गिवन है, अगर ये पेपर ऐसा रखा है तो ये पूरा 7 है। ठीक है, क्या भैया ये पूरा क्या रहेगा, काम नहीं कर रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा 7 रहेगा, और ये कितना रहेगा, ये कितना रहेगा, ये 11 हो जाएगा। अब कह रहा है इसको ऐसे एक बार फोल्ड किया गया है, जब इसको ऐसे फोल्ड किया गया तो ये क्या बन गया, यहाँ पे एक ये बन गया। ठीक है, एक क्या बन गया, एक ये क्या बन गया भैया, एक सिलेंडर बन गया, जिसकी हाइट क्या है 7, क्योंकि ऐसे फोल्ड किया था तो 7 बन गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको ऐसे ना करके नीचे से फोल्ड कर दिया इन्होंने, ऐसे करके फोल्ड कर दिया है, तो जब ऐसे फोल्ड करोगे तो ये सिलेंडर बनेगा। इस बार क्या होगा, इस बार भैया ये वाली हाइट हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, देखो अब क्या करोगे, कह रहे रेशियो निकालो इनकी कर्व्ड सरफेस एरिया का। इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, 2 पाई, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होती है, 2 पाई आर एच। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, 2 पाई आर एच। ठीक है, देखो 2 पाई R1, एच इसकी कितना है, इसका एच कितना है, 7। ठीक है, इसका रेशियो निकालो 2 पाई R2, एच इसका कितना है, 11 है। देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया। ठीक है, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास पहले वाले का रेडियस बचा इंटू 7, दूसरे वाले का रेडियस बचा इंटू 11 मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है, इसका रेडियस कितना आएगा, देखो 7 तो हाइट थी, ये चीज कितना आएगी पूरी, ये चीज कितना आएगी भैया, ये चीज तुम्हारे पास कितना आएगा, ये चीज कितना आएगा, ये चीज तुम्हारे पास 11 आएगा। ठीक है, सरकमफ्रेंस 11 आएगा, तो यहां से जरा निकाल लो, 2 पाई आर इक्वल्स टू 11 आया, तो रेडियस निकालोगे तो कितना आएगा, 11/2 पाई की वैल्यू 22 और 7 आ गया यहाँ पे, 11 2 जा कितना आया भैया, 7/4 आया, यहाँ से रेडियस कितना आया भैया, 7/4। ठीक है, तो R1 की वैल्यू क्या आ गई, 7/4 इंटू 7। ऐसे ही R2 की वैल्यू निकालो। अब R2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये चीज देखो क्या थी, ये चीज क्या थी, जब इसको ऐसे किया होगा तो 7, ठीक है 7 रहा होगा, तो भाई 2 पाई R इज इक्वल्स टू 7, R इज इक्वल्स टू 7, और यहाँ 2 इंटू 22/7 कर लिया हमने, कितना आया भैया, 49/44। डायरेक्टली वैसे ही लिख दो, 7 इंटू 7, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू 22 और इंटू में 11। भैया देखो क्या क्या कट गया, 11 2 जा 22 कट गया, 7 7 गया, 7 और 7 चला गया, यहाँ से इतनी चीजें कट गई, बचा क्या, 2 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है 2 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया भैया 2 इंटू 2, नीचे कितना बचा, नीचे कितना बचा, 4 बचा, समथिंग इज नहीं, ठीक है चलो कितना आ गया, 1:1। ठीक है 1:1, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं भैया,
आगे बढ़ते हैं। देखो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। जरा देखो क्या कह रहा है, इन द गिवन डायग्राम एबीसी ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, ठीक है। और कह रहा है कि एडी एंड पीएस हमारे क्या है, बाइसेक्टर हैं। तो बताओ कौन सी कंडीशन सही होगी। देखो याद रखो, याद रखना कि जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें पहली कंडीशन तो ये दी होनी चाहिए कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो सुनो, अगर एडी मीडियन बोले, किसी क्वेश्चन में बोल दे कि एडी एंड पीएस हमारे क्या है, मीडियन है, ठीक है, या हमें बोल दे कि एडी एंड पीएस क्या है भैया, बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर्स हैं, या तो हमें बोल दे कि एडी एंड पीएस हमारा क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है, क्या है भैया, एल्टीट्यूड्स हैं। तो भैया अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन दे दे, मतलब किसी भी दे दे, या तो बोले एडीपीएस मीडियन है, बाइसेक्टर है, या एल्टीट्यूड है, तो याद रखना इनमें क्या होता है, ये वाला ट्रायंगल देखो एबीडी, इसका एबीडी ट्रायंगल और इसका भी पहला वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। मतलब ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी डी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस। बेटा ये सारे केसेस में होता है, ठीक है, चाहे तो मीडियन हो, चाहे बाइसेक्टर हो, चाहे तो एल्टीट्यूड हो। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस बार यहाँ पे बाइसेक्टर बोल दिया, अगली बार यहाँ क्या देगा, एल्टीट्यूड है ये। तो अगर एल्टीट्यूड होंगे तब भी याद रखना ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर हमेशा होंगे। चेक करो भैया, एबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूएस, मतलब ये बी वाला ऑप्शन क्या है, 100% करेक्ट है, ठीक है। हर केस में होगा, ये सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा है सोल्यूशन सेट फॉर द इन इक्वेशन। पहले इन इक्वेशन देखो क्या गिवन है, कह रहा है 2x + 4 ≤ 14। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा भैया, यहाँ 10 आएगा। x is < 5। x is < 5 का मतलब क्या है, ये नंबर लाइन बना ली, ये हमारा 5 है, मतलब 5 के पहले सारी गिनतियां। x is < 5 का मतलब है, ठीक है, मतलब क्या है कि 5 भी लेना है, उसके बाद पीछे चलते जाना है, 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 ऐसे चलते जाना। बट क्वेश्चन में बोला कि x बिलोंग टू होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, होल नंबर शुरू होते हैं 0 1 2 3 और जाते हैं कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। कह रहा है कि x हमारा होल नंबर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि x हमारी 5 हो सकती है और 5 से कम होगी। अब देखो 5 से कम तो इनफाइनाइट जाएगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर कहाँ तक होते हैं, 0 तक। तो देखो कहाँ तक जाएगा, 0 लोगे, 1 लोगे, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, और 5 क्या ले सकते हो, ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा है। कौन सा ऑप्शन है, देखो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भैया सिमिलर ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है, ठीक है, देखो क्या बोला है, कह रहा है इन द फिगर एंगल बीएपी, बीएपी किसके इक्वल है, डीसीपी के, ठीक है। पीसी कितना है, 6 है, एसी कितना है, 4 है, देन पीडी टू डीबी कितना होगा। देखो यार याद रखो, जितने भी ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसा कुछ दिख जाए, देखो क्योंकि ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या रही होंगी, पैरेलल हैं भैया। अगर कोई लाइन 70 डिग्री यहाँ इंक्लाइंड है और यहाँ कोई इंक्लाइंड है, तो दोनों क्या होंगी, पैरेलल ही होंगी, इतना तो तुम समझ सकते हो। और अगर पैरेलल होंगी तो भैया बीपीटी निकल लगा लो। बीपीटी कैसे लगेगा, लिखोगे एज, लिखना तो नहीं रहेगा, बस खुद के लिए समझने के लिए, डीसी इज पैरेलल टू ए बी यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या बोल सकते हो इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम। ऐसा भी कुछ क्वेश्चन बोल सकता है कि भैया बीपीटी को और किस नाम से बोलते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो क्या लिखोगे, पीसी बाय सीए, पीसी बाय सीए किसके बराबर हो जाएगी, पीडी बाय डीबी के, पीडी बाय डीबी के। तुमसे क्या पीडी बाय डीबी तो पूछा है, इसकी वैल्यू निकालो, पीसी की वैल्यू 6 है, एसी की वैल्यू 4 है, पीडी बाय डीबी जरा काटो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना आंसर आएगा, 3:2। कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भैया, कह रहा था प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 3080, ठीक है, कह रहा कोई आर्टिकल है, उसका प्रिंटेड प्राइस कितना है, प्रिंटेड प्राइस है 3080, कह रहा है उस पर 10% जीएसटी लग रहा है। तो बताओ जीएसटी कितना लगा होगा, ठीक है, 10% जीएसटी लगा, जीएसटी निकाल लो, 3080 पे 10% लगाओगे तो 10, और परसेंट हटाया तो 100 लिखा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया भैया जीएसटी, 308। मतलब ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर
बास्केटबॉल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं भैया, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखो भैया क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस का साइन है। देखो भैया कोई सवाल मेरे खुद के बनाए हुए नहीं है, ठीक है, जिसको बहुत आसान लग रहे हैं वो जान ले कि भैया उसने अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है, जिसको ये सब क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं वो समझ ले कि उसने बढ़िया से पढ़ाई की है। ठीक है, देखो 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। चेक कर लो भैया कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सारे पास्ट ईयर और स्पेसिमन के क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इतना इतना सेंट्रोइड पूछा है। देखो सेंट्रोइड का मतलब क्या होता है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और ऐसे यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3 जोड़ो जरा इनके, -4 प्लस का 6 प्लस का 4/3। ठीक है, यहाँ कितना आना चाहिए, -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, 6/3 तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ कितना आ गया 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 10 माइनस 4 6, यहाँ भी 2,2 आना चाहिए। देखो चेक करो कौन सा आ रहा है भैया, ऑप्शन नंबर ए इज 100% करेक्ट। ठीक है, ठीक है, जिसको आसान लग रहा है भैया तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, अपने लिए ताली बजाओ। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तुमने साल भर। देखो देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन बोला करे तो x की वैल्यू यहाँ से निकालो। वैल्यू कैसे निकालोगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू 2 रखो, 2 आ गई यहाँ से, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो बस। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस के एक्स माइनस का 12, अगर ये इसका फैक्टर होगा तो इसमें 2 रखने पे 0 आना चाहिए, 2 रखो भैया, 8 आ गया, माइनस का 2k माइनस का 12 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करो भैया, 8 माइनस का 12 कितना आ जाएगा, माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0, माइनस का 2k इज इक्वल्स टू प्लस का 4, k इज इक्वल्स टू माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, सर्कल का सवाल है। ठीक है, सर्कल का सवाल है, कह रहा है इन द गिवन डायग्राम आर टी क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, ठीक है, इफ एंगल पी एस टी 30 डिग्री है एंड एस पी क्यू कौन सा ट्रेंड, एस पी क्यू हमारा कितना है 60 डिग्री है, क्या बोला है पी एस क्यू निकालने को बोला है। पी एस क्यू जरा देखो भैया कौन सा एंगल है, पी एस क्यू हमारा ये वाला एंगल है, कह रहा है ये एंगल बताओ। देखो भैया देखो थ्योरम क्या लगी है, सर्कल की एक थ्योरम होती है कि अगर कोई टेंजेंट सर्कल को टच करके जा रहा है, एक टेंजेंट है ऐसे सर्कल को टच करके जाता है, और क्या होना चाहिए, एक कॉर्ड होनी चाहिए, एक कॉर्ड हो और एक टेंजेंट हो। ठीक है, तो जो एंगल यहां बनता है, ठीक है, द एंगल बिटवीन द कॉर्ड एंड टेंजेंट, वो किसके बराबर होता है, जो एंगल ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनना होता है। देखो कहने का मतलब क्या है, ये कॉर्ड थी तो इस कॉर्ड ने क्या किया, सर्कल को ये वाले हिस्से और ये वाले हिस्से में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब ये हिस्सा और ये हिस्से में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जो एंगल यहां बन रहा है इस हिस्से में, वो किसके बराबर होता है, इस वाले हिस्से में, बड़े वाले हिस्से में जो भी एंगल बन रहा होता है। रूल क्या होता है, देखो रूल क्या होता है बनाने का, रूल क्या होता है, रूल ये कहता है कि बड़े वाले हिस्से में कोई एक पॉइंट उठाओ जहां एंगल बनाना है, जहां इस कॉर्ड से एंगल बनाना है एक पॉइंट उठाओ, और फिर उसी कॉर्ड से, उसी कॉर्ड के एंड पॉइंट को उस पॉइंट से जोड़ना पड़ेगा। कंडीशन ये है कि जिस कॉर्ड से बनाना है उस कॉर्ड के एंड पॉइंट को उस पर्टिकुलर पॉइंट से जोड़ना होगा। इसको बोलते हैं एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, मतलब अगर तुम इस वाले पाले में हो तो दूसरे वाले पाले में जितने भी एंगल बनेंगे वो उसके इक्वल होंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 30 डिग्री था तो देखो कहाँ बनना है, यहाँ वाला कितना होगा 30 डिग्री होगा। रूल क्या होगा, जिस पॉइंट पे बनाना होगा वो पॉइंट उसके एंड पॉइंट से जुड़ा होना चाहिए। देखो कुछ सवाल में ऐसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे, इस सवाल में ऐसे कुछ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते क्या है भैया, एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। जिसको नहीं पता पता कर ले। ठीक है, देखो जरा यहाँ के, देखो एसपी क्या है, ये एसपी क्या है, एसपी एक कॉर्ड है। ठीक है, ये क्या है, एक टेंजेंट है, कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा है। अब क्या बताया था, देखो ये कॉर्ड क्या करेगी, इसको इस छोटे वाले हिस्से में और इस बड़े वाले हिस्से में डिवाइड कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े वाले हिस्से में एक पॉइंट ले लिया क्यू, रूल क्या था कि भैया इस कॉर्ड के एंड पॉइंट से जुड़ा होना चाहिए। देखो जुड़ा भी है भैया,
जुड़ा है, मतलब ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। खत्म हो गया यार, ये 30 डिग्री हो गया। अब ये ट्रायंगल ले लो भैया, ये ट्रायंगल ले लो, ये 60 है, ये हमारा 30 है, ये कितना आ जाएगा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। 60 प्लस 30 90, मतलब ये भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अगला सवाल क्या है। कह रहा लेटर इज चूजन एट रैंडम। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं भैया, कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। ए से लेके जेड तक 26 लेटर होते हैं। कह रहा हम एक एक लेटर निकाल रहे हैं। कह रहा प्रोबेबिलिटी बताओ कि लेटर वॉवल आ रहे हैं। अच्छा, इन 26 में से कौन कौन से वॉवल होते हैं, एक तो ए होता है, ई आई ओ यू, इतने ही तो वॉवल होते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालो वॉवल आने की। नीचे क्या रखते हैं, टोटल, टोटल कितने हैं 26, वॉवल कितने 1 2 3 4 5, कितना आंसर आएगा 5/26। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अच्छा, जिसका ये हो गया वो बताया, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट्स निकालते हैं तो कितना आता, कितना आता। देखो नीचे हमेशा क्या रखोगे, टोटल, टोटल तो 26 आ गया। आप कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, अगर 5 वॉवल होते हैं तो 5 हटा दो 26 में से 21, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 21/26। ठीक है, होप समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। कह रहा है इफ 3 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो जितने भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें बोलता है कि रूट है कुछ, 3 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो याद रखना कि x की वैल्यू गिवन है तुमको। ठीक है, जहां बोले 3 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन बोले रूट बोले समझ जाओ कि वो x की वैल्यू गिवन है। ठीक है, देखो x की वैल्यू क्या गिवन है, अगर 3 रूट है तो x की वैल्यू क्या गिवन है, 3 गिवन है। रखो भैया वहां पे 3x² माइनस पी एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये गिवन था, यहाँ रखो। x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 3p प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0, माइनस का 3p प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0, माइनस का 3p इज इक्वल्स टू माइनस का 12, p इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे हमें एक मैट्रिक्स दे दिया है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, जरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कराओ। ये 2 0 0 4, यहाँ क्या है भैया एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ क्या है 2 -8, ये है। मल्टीप्लाई कराओ फटाक से, कितना आएगा भैया, देखो कितना आएगा, 2 इंटू एक्स कितना आ गया 2x, 0 इंटू वाई 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ कराओ अब नीचे, 0 इंटू एक्स कितना आ गया 0, यहाँ गया 4y, ये तो हमारी मैट्रिक्स बनेगी, किसके बराबर आएगी 2 और -8। x की वैल्यू निकालोगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, क्या लिख सकते हो 2x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, और ऐसे ही y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4y इज इक्वल्स टू -8, y इज इक्वल्स टू माइनस का 2, 1 -2 आंसर आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, स्पेसिमेन का क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अगर a इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हमें 3 0 0 3। ठीक है, जरा इसको सॉल्व करो सही से। अगर हम इससे 3 कॉमन निकाल लें तो क्या बनेगा 1 0 0 1 बनेगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू आई। आई का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है 1 0 0 1। ठीक है, मतलब ए की वैल्यू एक तरीके से क्या आ गई 3i आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जरा एक चीज बताओ, देखो यहाँ पे लिखा है कि n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। a की पावर n की वैल्यू पूछा है, और n क्या है, n हमारा नेचुरल नंबर, मतलब n की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, अप टू इन्फानाइट ले सकते हैं, 1 से लेके इन्फानाइट तक। ठीक है, जरा देखो, अब जरा एक बात बताओ, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मान लो 1 0 0 1, तो अगर मैं 1 की पावर 100 कर दूं तो कोई दिक्कत, 1 की पावर 100 कितना आता है भैया 1 आएगा, 0 की पावर 100 0, 1 की पावर 1000 0 ही आएगा। तो मतलब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे n का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, n की कोई भी वैल्यू रख लो वही आएगा। ठीक है, अब जरा देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, a की पावर n की वैल्यू निकालनी है। क्या करो दोनों साइड पावर n से मल्टीप्लाई कराओ, तो क्या आएगा a की पावर n आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 की पावर n और i की पावर n, यही तो आएगा। a की पावर n की तो वैल्यू चाहिए थी, क्या आ रही है 3 की पावर n, और क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे n का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है,
क्योंकि भैया अगर यहाँ पावर 100 ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही तो आ रहा है बस। ठीक है, तो भैया क्या लिखोगे, क्या लिखोगे आंसर, a इज इक्वल्स टू 3 की पावर n इंटू आई। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है, 3 क्या दिया है, 3 की पावर n 1001। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, खुद से चेक करो कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, खुद से चेक करो, खुद से चेक करो भैया कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी। एपी की कंडीशन तो बच्चा पता होनी चाहिए आपको, क्या होती है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए हमारा। ठीक है, क्या कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट दी सीरीज हमारा सेम होना चाहिए। देखो जरा पहला चेक करो, पहली वाली चेक करो, 4 में 1 जाएगा कितना आएगा, 3 आएगा, 9 में 4 जाएगा 5 आएगा, क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं, तो मतलब ये तो एपी में है नहीं। ठीक है, जरा ये चेक करो, 6 में 8 जाएगा कितना आएगा, 2, 2 नहीं आएगा मूर्ख, -2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 4 में 6 जाएगा -2, यहाँ भी -2, मतलब ये वाली तो एपी में है। ठीक है, सेकंड वाली तो एपी में है। अब जरा सॉरी थर्ड वाली तो एपी में है, सेकंड वाली चेक करो, देखो सेकंड वाली एपी क्या, √3 2√3 3√3 दिया हुआ है। क्या करो पहले ये दो टर्म उठाओ, 2√3 माइनस का √3 कितना आ रहा है, √3, मतलब अगला वाला भी यही आना चाहिए। माइनस कराओ जरा इनको, इनको 3√3 माइनस का 2√3 कितना आ रहा है, √3। हाँ भैया ये भी एपी में है, देखो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस √3 आया, यहाँ भी क्या आया, √3 आया, मतलब ये भी करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, ओनली 2 and 3 वाला, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज दी क्या करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, ये सवाल खुद से कर सकते हो तुम, क्योंकि अभी एक एमसीक्यू कराया था ऐसा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट बोले कि, अगर बोले कि रूट्स कैसे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट, तो क्या आना था आंसर, डी इज लेस देन 0, सॉरी डी इज क्या आना चाहिए था, डी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0, जरा डी की वैल्यू निकालो, क्या आनी चाहिए, b² माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन 0। b² कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू k है, माइनस का 4k माइनस का 36, माइनस से माइनस जब कट जाता है इनइक्वालिटी में तो साइन चेंज हो जाता है, k इज लेस देन 9 आएगा। चेक करो भैया कौन सा ऑप्शन है, लेस देन 9 वाला कौन सा ऑप्शन है, डी, सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सारे बोर्ड में आए हुए सवाल हैं बेटा। ठीक है, कुछ खुद से नहीं दे रहे, चलो ये खुद से करो, ये खुद से करो, खुद से करो, देखो क्या कह रहा है, खुद से करो, देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, रिटेलर परचेज एन आइटम फ्रॉम होलसेलर। कह रहा है ये रिटेलर हैं, ये होलसेलर हैं, और ये कौन है, कंज्यूमर हम लोग। ठीक है, कह रहा है रिटेलर होलसेलर से सामान ले रहा है 1500 में, और 1500 में सामान खरीद लिया। अब कह रहा है जब बेचने की बारी आई तो 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब 10% बढ़ा के बेच रहा है, तो 1500 का 10% कितना आएगा, 150 रुपीज। ठीक है, 150 रुपीज, तो मतलब ये कितने में बेच रहा होगा, 1650 रुपीज में बेच रहा होगा। भैया 10% बढ़ाने का मतलब क्या है, 1500 का क्या निकालो, 10% निकालो, कितना आ गया, 150 आ गया। अब बढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि 1500 का तो सामान था, उसमें 150 रुपये और बढ़ाएगा खुद से वो, तो कितना आएगा 1650, मतलब 1650 रुपये, 1650 रुपये में बेचेगा। सेम में क्यों नहीं बेचते हैं भैया, दुकानदार हो, फायदा कराओगे अपना, जितने में खरीदो उतने में थोड़ी ना बेच दोगे, तुम्हारा फायदा क्या होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं दुकानदार। तो भैया बढ़ा दिया तो कितना है, 1650 में बेच रहा है ये। कह रहा है जीएसटी कितना आएगा, बेटा खत्म हो गया भाई, 1650 रुपए का बेचना है, इस पे कितना जीएसटी निकालना है, 10% निकालो भैया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ रहा है भैया, 165 रुपीज। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, 1 मार्क्स में। चलो भैया अगला सवाल देखो, कह रहा है, कह रहा है, कह रहा है कि अब इफ x² प्लस kx प्लस 6 किसके बराबर है, x² प्लस kx प्लस 6 किसके बराबर है, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है, x-2 और x-3, जब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x² माइनस का 5x, सॉरी माइनस का 5x और प्लस का 6, ये आएगा। देखो x² से x² कंपेयर क्या करना है तुमको, k की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी x², यहाँ भी x², तो दोनों को कंपेयर कर सकते हो। तो क्या लिखोगे, kx इज इक्वल्स टू माइनस का 5x, x से x कैंसिल हो गया, k की वैल्यू क्या आ गई,
माइनस का 5 चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसको ये सवाल आ रहा है वो सवाल देखे, तक के लिए मैं पानी पी लूं, तक के लिए मैं क्या कर लूं, पानी पी लूं। कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर लूं, ठीक हो रही नहीं हो रही है। चलो भैया सवाल करते हैं। देखो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तुमसे पूछ रहा है कि किसमें tan अल्फा की किसमें वैल्यू ज्यादा होगी। देखो कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा। सबको पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो देखो पता कैसे करोगे ये वाले एंगल, अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है तो पता कैसे करोगे कि इन दोनों एंगल में से कौन सा बड़ा है। ठीक है, कौन सा बड़ा है। देखो अगर मान लो तुम यहाँ पे हो, मान लो यहाँ पे हो और यहाँ से इधर चल रहे हो, इधर चल रहे हो मतलब किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हो, किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हो, 90 डिग्री की तरफ अप्रोच कर रहे हो। किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हो, 90 डिग्री की तरफ। इधर हो, यहाँ से इधर धीरे धीरे चल रहे हो, 90 की तरफ जा रहे हो। तो अगर 90 की तरफ जा रहे हो तो कैसे जा रहे होगे भाई, कैसे जा रहे होगे। जाहिर सी बात है यहाँ छोटे से शुरुआत कर रहे होगे, मतलब मान लो यहाँ 30 रहा होगा, यहाँ 40 रहा होगा, यहाँ 50 रहा होगा, यहाँ 60 रहा होगा, यहाँ 70 रहा होगा, यहाँ 80 रहा होगा और यहाँ 90 हो गया होगा। तो जाहिर सी बात है भैया ये वाला एंगल क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा। तो याद रखो जैसे जैसे इधर आओगे ट्रायंगल के पास में तो एंगल बड़ा होता जाएगा। ठीक है, एंगल बड़ा होता जाएगा। ठीक है, एंगल बड़ा होता जाएगा। और जरा टैन में देखो, अगर tan 60 की वैल्यू निकालो और tan 30 की वैल्यू निकालो। tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। कौन सी बड़ी है इसमें से, √3 बड़ा है। तो याद याद रखना कि tan में जितना बड़ा एंगल होगा उतनी बड़ी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जितना बड़ा एंगल होगा उतनी बड़ी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, 90 90 नहीं बोलेगा क्योंकि 90 तो भाई नॉट डिफाइंड होता है। अब इसमें से कौन सा बड़ा होना चाहिए, देखो ये होना चाहिए। पहला देखो tan अल्फा इज ग्रेटर देन tan बीटा, tan अल्फा इज ग्रेटर देन tan बीटा, तो भैया सही है। ठीक है, जो एंगल यहाँ पे होगा वो बड़ा होगा, बताए थे जो पास में वो ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, और देखने की जरूरत ही नहीं है, और देखने की बेटा जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखो भैया देखो 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 अगला सवाल देखो, कह रहा है 3 वर्टिसेस ऑफ अ स्केलिन ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल का मतलब होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अलग अलग लेंथ की है। मान लो ये 5, ये 4, ये 3, कुछ ऐसे होगा, क्या दिक्कत है, कुछ भी रख लो। ठीक है, अब कह रहा है कि इन क्या कह रहा है, ऑलवेज 3 वर्टिसेस ऑफ अ स्केलिन ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। देखो स्केलिन ट्रायंगल है, ठीक है, तो कह रहा है इसकी वर्टिसेस जो है, ये वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस कौन से पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे होंगी। तो भैया ये वाला एक केस बताया था मैंने, सरकम सेंटर होता है। ठीक है, सरकम सेंटर की डिस्टेंस वर्टेक्स से हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर मान लो बोलता कि साइडों से कौन सी बराबर होती है, फिक्स्ड पॉइंट से साइड तक की लेंथ किस में बराबर होती, तो इन सेंटर हो जाता, याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। देखो भैया अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कह रहा है सन विल राइज फ्रॉम ईस्ट टुमारो। याद रखो कि प्रोबेबिलिटी, जो चीज में हम 100% श्योर रहते हैं, जैसे सन कहाँ से राइज करता है, ईस्ट से करता है, और सेट कहाँ होता है, वेस्ट में होता है। तो जो चीज 100% नोन है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 1 होगी। ठीक, और जिस चीज में हम श्योर नहीं है, जैसे कल बारिश होगी, तो भैया कल बारिश होगी, इसमें श्योर थोड़ी ना है भैया, तुक्का लगा रहे हो तो तुक्का कितना लगाओगे, 50%। हम ये कह सकते हैं कि भाई बारिश होगी, 50% हम कह सकते हैं नहीं होगी। ठीक है, तो जिस चीज में हम श्योर नहीं रहते हैं उस चीज की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कल मेरा मैच है, मैं मैच जीत जाऊंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, 50% है। मैच हारने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 50% है। ठीक है, तो देखो पहला वाला तो 100% सही है कि द सन विल राइज फ्रॉम ईस्ट टुमारो, ये सही है, क्योंकि भाई ईस्ट ही से निकलता है, हमेशा निकलता है ईस्ट से। ठीक है, कह रहा है इट विल रेन ऑन मंडे, क्या ये करेक्ट है भाई, ये कैसे कह सकते हो तुम कि मंडे को रेन करेगा। ठीक है, 50% प्रोबेबिलिटी है कि भाई मान लो ना करे 50%। ठीक है, तो ये श्योर नहीं है उसमें। कह रहा है फेब्रुअरी मंथ हैज 20 फेब्रुअरी मंथ हैज 29 डेज इन अ लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर मतलब क्या होता है, जिसमें फेब में 29 डेज होते हैं। ठीक है भैया, ये भी 100% करेक्ट है। तो कह रहा है विच ऑफ द अबव इवेंट हैज प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। देखो ये 100% श्योर है, तो जो श्योर इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। यहाँ भी क्या आ गई 1, इसमें श्योर नहीं, तो मतलब
A and C should be correct. Event A and C, both events A and C, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। देखो भैया ये वाला सवाल देखो, कह रहा है शेयर्स ऑफ कंपनी ए पेइंग 12% ₹100 शेयर्स आर एट ₹80। देखो कभी भी ऐसा दिया हो ₹100 शेयर्स एट ₹80 ऐसे कुछ करके दिया हो तो याद रखा करो, जो स्टार्टिंग वाली चीज होती है वो क्या होती है, फेस वैल्यू होती है, जो लास्ट वाली चीज होती है वो क्या होती है, मार्केट वैल्यू होती है। ठीक है, याद रखना, स्टार्टिंग वाली चीज क्या, फेस वैल्यू, लास्ट वाली चीज क्या, मार्केट वैल्यू। अगर फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल है तो कहोगे क्या कि शेयर्स आर एट पार। ठीक है, अगर फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम है, ठीक है, मतलब मार्केट वैल्यू एक तरीके से कह सकते हो ज्यादा है फेस वैल्यू से, तो शेयर्स किस पे हैं भैया, शेयर्स किस पे हैं, एट प्रीमियम पे हैं, या फिर कह सकते हो अबव पार है, या कह सकते हो प्रॉफिट में चल रहे हैं शेयर्स। ठीक है, एट प्रॉफिट। अगर फेस वैल्यू फेस वैल्यू ज्यादा है मार्केट वैल्यू से तो भैया क्या है, मतलब लॉस है, इसी को बोलते हैं बिलो पार। क्या बोलते हैं भैया, बिलो पार भी बोलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। अब तुमसे क्वेश्चन कह रहा है कि शेयर्स ऑफ विच कंपनी आर एट प्रीमियम, तो भैया प्रीमियम कब होता है, जब मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी फेस वैल्यू से। देखो यहाँ पे ₹100 शेयर्स आर एट 80, मतलब फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 80 है। क्या मार्केट वैल्यू ज्यादा है, नहीं, मतलब ये लॉस वाले हैं। यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, मतलब ये एट पार है। यहाँ 100 है, यहाँ 120, मतलब ये करेक्ट है। यहाँ 20 रुपए का फायदा हो गया। प्रीमियम मतलब फायदा होता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ओनली कंपनी सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो याद रखो, कोई भी एक लाइन हो, ठीक है, कोई भी लाइन हो, अगर बोले कि कोई पर्टिकुलर, मान लो कोई भी लाइन दी हुई है, कोई लाइन दी हुई है और वो किसी पॉइंट से पास कर रही है, तो याद रखना कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जब तुम उस लाइन में रखोगे तो वो उस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। कहने का मतलब क्या, मान लो ये लाइन है, मान लो फॉर एग्जाम्पल mx प्लस सी कोई लाइन है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ ये 0,0 से पास हो रही है, तो अगर ये 0,0 से पास हो रही होगी तो x की वैल्यू 0 रखने पे और y की वैल्यू 0 रखने पे LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए। याद रखना ये चीज। ठीक है, अब देखो सवाल लगाते हैं ऑप्शन से। कह रहा है कि लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। ठीक, तो अगर 0,0 से पास हो रही है मतलब x की जगह 0 रखने पे और y की जगह भी 0 रखने पे लाइन का LHS और RHS इक्वल आना चाहिए। जरा इसमें रखो y इज इक्वल्स टू -6, y की जगह 0 रखो, क्या 0 इज इक्वल्स टू -6 हो सकता है, नहीं, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है। 2x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 0, x की जगह 0 रखा, 0 आया, 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। हाँ भैया ये हो एकदम करेक्ट है, 0 0 के बराबर आ रहा है, मतलब बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ऊपर वाला देख लो, ऊपर वाला देख लो, 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, एक्स की जगह 0 रखा, y की जगह 0 रखा, तो क्या रहा है 5 इज इक्वल्स टू 0, ये नॉट करेक्ट है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, क्या कह रहा है, फॉर अ गिवन 25 वेरिएबल, ठीक है, कोई x1 x2 x3 कहाँ तक होगा, 25 तक होगा, तो मीडियन कैसे निकालते हैं। देखो मीडियन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। ठीक है, और मीडियन क्या होता है, मिडल वर्स्ट वैल्यू होती है। ठीक है, याद रखना। मीन क्या होता है, मीन मतलब एवरेज, मीडियन मतलब क्या होता है, मिडल मोस्ट वैल्यू। मीडियन कैसे निकालते हो, किसी भी डेटा को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो। ठीक है, यहाँ देखो क्या गिवन है, टू फाइंड मीडियन ऑफ अ गिवन डेटा द वेरिएट नीड्स टू बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। करेक्ट है, अभी बताया कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले करना पड़ेगा। फिर मीडियन क्या होता है, सेंट्रल मोस्ट टर्म होता है, ये भी करेक्ट है। तो मतलब कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर कोई भी क्वेश्चन आए मीन प्रोपोर्शन का, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में मीन प्रोपोर्शन बोले, मीन प्रोपोर्शन निकालो बिटवीन टू नंबर, तो याद रखना जो भी दो नंबर देता है उनको रूट के अंदर भेज दो। अब 9 और 16 का जब बाहर निकालोगे 9 निकलेगा 3 बन के, 16 निकलेगा 4 बन के, 12 आंसर आ जाएगा। भैया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन
9 का 3 आया, 4 का 12। हाँ भैया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज 199% करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भैया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो भैया क्या है। अ मैन डिपॉजिटेड ₹500 पर मंथ फॉर 6 months एंड रिसीव्ड 3300 एज अ मैच्योरिटी वैल्यू। देखो एक फॉर्मूला होता है बैंकिंग के क्वेश्चन में, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू टाइम प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तुमसे इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट पूछा है, तुमको क्या दे दिया, मैच्योरिटी वैल्यू दे दी 3300, प्रिंसिपल दे दिया 500, टाइम कितना दे दिया 6 मंथ, इंटरेस्ट पूछ लिया 5 6 30, 3000, 3300। इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, इस चीज को इधर माइनस करोगे तो इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 300। जरा चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बास्केटबॉल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। बढ़ने से पहले जरा माइक देख लें। ठीक है, बढ़ने से पहले जरा माइक देख लें। ठीक है, बढ़ने से पहले जरा माइक और कैमरा तो ऑल ओके है। ठीक है, देखो जरा ये सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इफ मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 3/2। कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है। कह रहा है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा, ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा। तो यार याद रखना, याद रखना, देखो देखो याद रखना कब होता है। मान लो ये मैट्रिक्स ए है, इसका हमने ले लिया ऑर्डर m/n। ठीक है, m/n। m क्या होता है, पहली वाली चीज को हम बोलते हैं नंबर ऑफ रोज, दूसरे वाले को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम। तो याद रखना, देखो याद रखना कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब क्या है, आसान भाषा में समझो, पहली मैट्रिक्स के जो यहाँ पे लिखा होगा कॉलम में वो यहाँ भी लिखा होना चाहिए, मतलब यहाँ भी n लिखा होना चाहिए। ठीक, यहाँ समझ में आया। और उसके बाद, और उसके बाद यहाँ कुछ भी लिख सकते हो भाई, तुम यहाँ कुछ भी लिख दो जो तुम्हारा मन करे, यहाँ m लिख दो। देखो कंडीशन क्या होती है, बस कंडीशन ये होती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स क्या होती है, लिख लो साइड में, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ये किसके बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो कंडीशन होनी चाहिए मल्टीप्लाई कराने के लिए, क्या कि भैया जो यहाँ कॉलम होते हैं वो यहाँ भी बराबर होने चाहिए रोज के, दूसरे मैट्रिक्स के। और रिजल्टिंग मैट्रिक्स किसकी बनती है, देखो ए बी का अगर ऑर्डर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, जो बच जाए इनको छोड़ के जो बच जाए उठा लो, यहाँ से m बच गया, यहाँ से m बच गया, मतलब m/m ऑर्डर की नई मैट्रिक्स बनी होगी। ठीक है, अब ये स्क्रीनशॉट लो, अब इस सवाल देखते हैं। ठीक है, अब इस सवाल देखते हैं, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है, 3/2 है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, 2/2 है। तो कह रहा है ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। देखो क्या बताया, सबसे पहले देखो क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दूसरी मैट्रिक्स के बराबर है। अब बनता क्या है, इन दोनों को छोड़ दो, पहले वाले से 3 उठा लो, दूसरे वाले से 2 उठा लो, 3/2 का बनना चाहिए। 3/2 कहाँ पे है, ए है भैया, ए इज करेक्ट। कोई भी 2/3 मत कर देना, ठीक है, अलग अलग होता है। ठीक है, 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। ठीक है, क्योंकि अलग चीज है, यहाँ पे ये नंबर ऑफ रोज है, यहाँ पे ये नंबर ऑफ रोज है। ठीक है, अलग अलग चीज है मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में। चलो भैया, चलो इसको देखते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। ठीक है, सोल्यूशन सेट लिखना है इसका। देखो सोल्यूशन सेट कैसे आएगा भाई, इस डार्क का मतलब होता है, डार्क डॉट का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर नंबर को क्या करना है, इंक्लूड करना है। ठीक है, इस ओपन डॉट का मतलब होता है कि उस नंबर को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, सबसे पहले देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या किया करो, बीच में x लिख लो, लिख लिए। अब ये तुमको क्या दिख रहा है कि 2 के पीछे जा रहा है, 2 के पीछे जा रहा है, तुमने 2 लिख लिया। ठीक है, 2 के पीछे जा रहा है मतलब 2 से कम हो रहा है, 2 से कम हो रहा है, तो कम को क्या बोलते हो, लेस देन, लेस देन बोलते हो ना। और क्या 2 यहाँ पे लिया है, अगर 2 भी लेगा तो डार्क डॉट बनाएगा भरा हुआ, ओपन डॉट है मतलब सिर्फ लेस देन लगा दो यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x इज लेस देन 2, मतलब 2 से छोटा हो रहा है। इस साइड आओ,
क्या -3 पे आओ, -3 ऐसे लिख दिया, क्या -3 को ले रहा है, देखो हाँ डार्क डॉट है, मतलब -3 को इंक्लूड कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, -3 -2 -1 0, आगे बढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ क्या लिखोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दोगे, ठीक है। और बोला कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चेक करो, ऐसा कुछ दिख रहा है भैया, x लेस देन 2 इक्वल टू, भैया ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल। कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4 AC निकालो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, निकालो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 AC, 4 AC 4 इंटू 1 कितना आया, 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो भैया मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 कब आती है, जब रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का सिग्निफिकेंट फिगर वाला, ठीक है। कह रहा है हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दो चीज दी हुई है, 1.390 और क्या दिया हुआ है 0.359। आंसर किस में बोल रहा है, टू सिग्निफिकेंट फिगर में। देखो याद रखो यार, सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर कैसे निकालते हैं, जो नंबर दिया हुआ है स्टार्टिंग से गिनो, स्टार्टिंग से गिनो, 1 2 गिन लिए। टू सिग्निफिकेंट मतलब क्या करना है, स्टार्टिंग से गिनना है, 1 गिने और 2 गिने, गिन लिए। अब जरा जस्ट इसके बाद देखो कौन सी वैल्यू आ रही है, 9 आ रही है। सबसे पहला काम क्या करना, जितना सिग्निफिकेंट फिगर बोले वहां तक गिनना, ठीक है। तो 1 2 तक बोला था तो 2 तक गिन लिया, 2 तक गिनने के बाद जस्ट अगली गिनती देखना क्या है, अगली गिनती क्या है 9। तो अगर अगली गिनती या तो 5 हो या 5 से बड़ा कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो क्या करोगे, उसके पहले वाली गिनती को क्या करोगे, एक बढ़ा दोगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, टू सिग्निफिकेंट फिगर बोला, पहले तुमने 1 2 गिन लिया कहाँ पे आ रहा है, फिर जस्ट उसकी अगली गिनती देखी, अगर वो डिजिट 5 हो या 5 से बड़ी हो, तो जो उसके पीछे वाली डिजिट थी टू सिग्निफिकेंट फिगर वाली, उसको तुम क्या करोगे, एक बढ़ा दोगे। कैसे, देखो 1 2 हो गया, 2 के बाद हमने क्या देखा, 9 आ रहा है, क्या 5 या 5 से बड़ा है, हाँ भैया बड़ा है, तो क्या करोगे, 3 को राउंड ऑफ कर दोगे, मतलब क्या कर दोगे, 1.4 आंसर दे दोगे, ठीक है, 1.4 आंसर दे दोगे। अब यहीं से आंसर खत्म हो गया। जिस बच्चे के पास बहुत दिमाग होगा वो समझ जाएगा भैया 1.4 एक ही ऑप्शन में है, मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। बट चलो अगला भी देख ले रहे हैं। देखो याद रखो, सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करना था, स्टार्टिंग से गिनना था, बट अगर स्टार्टिंग में 0 आ जाए तो हम लोग 0 नहीं गिनते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने, सिग्निफिकेंट फिगर में पॉइंट के पहले से गिना जाता है, जैसे 1 2 3 ऐसे करके गिनते हैं, ठीक है, गिन लो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर स्टार्टिंग में ही 0 आ जाए तो 0 नहीं गिनते हैं, मतलब 0 को छोड़ना रहता है, तब यहां से गिनोगे 1 2, ठीक है, 2 तक गिन लिया। जस्ट देखो इसके बाद क्या आ रहा है 9, क्या 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो भैया क्या करोगे, जस्ट इस वाली गिनती को राउंड ऑफ कर दोगे, तो आंसर क्या आएगा 0.36। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, सी वाला करेक्ट है। अगर ये हो गया हो तो ये बताओ जरा, 0.359 में क्या आएगा, ये तो मैंने वही लिख दिया भैया। इसमें बताओ क्या आएगा, 10.26 बता दो। अच्छा एक मिनट रुको, 10.26 में अब मैं बोलूँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दो तो क्या दोगे। देखो बेटा मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग से गिनते हैं, तो अगर स्टार्टिंग में 0 होता तो ना गिनते। क्या स्टार्टिंग में 0 है, नहीं भैया ये तो 10 है ना, 0 थोड़ी ना, 0 यहाँ पे क्या था, 0 था भाई। 0 1 और 1 0 में अंतर होता है, 0 1 इज 1 1 0 इज 10। तो गिनो यहाँ से, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला तो 3 तक पहले गिन लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 यहाँ तक आ गया। अब जस्ट इसके बाद देखो जो वैल्यू लिखी, क्या 5 या 5 से बड़ी है, हाँ बड़ी है, तो इसको राउंड ऑफ कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 10.3 आ जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा होप, ठीक है। देखो कह रहा है कि x बिलोंग्स टू, सॉल्व करो भैया इसको, सॉल्व करो जरा, सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे। कह रहा है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर इक्वेशन और x बिलोंग्स टू इंटीजर है। इंटीजर मतलब क्या होता है, इंटीजर मतलब क्या होता है भैया, इंटीजर मतलब जीरो इंटीजर, सारे पॉजिटिव नंबर और सारे नेगेटिव नंबर, इंटीजर का मतलब ये होता है, ठीक है। जरा सॉल्व करो इसको, -8 लेस देन इक्वल टू x
एक्स माइनस सेवन, सॉरी क्या है भैया, एक्स माइनस सेवन, एक्स माइनस का 7, और एक यहाँ पे आ गया एक्स माइनस का 7, ठीक। और ऊपर क्या दिया हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जरा सॉल्व करो इसको। -8 + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1। इसको कैसे लिखोगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये क्या कह रहा है, एक्स लेस देन -4 + 7 मतलब लेस देन 3, ठीक है। सॉल्यूशन सेट कैसे लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, सेमीकोलन। अब देखो ये क्या करो, पहले ये वाली चीज यहाँ लिख दो, ठीक है। अब ये वाला सिंबल कौन सा था, ग्रेटर देन इक्वल टू, लगाओ जरा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और क्या था, माइनस का 1। खत्म हो गया सॉल्यूशन, खत्म हो गया सॉल्यूशन, ठीक है, खत्म हो गया सॉल्यूशन। चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो ऐसा कुछ तो वहां दिया ही नहीं है, दिया नहीं है ना। अब क्योंकि बहुत छोटी सी रेंज है तो इसकी रेंज में निकालो, -1 से बड़ा और 3 तक लेके जाना है। -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, बट यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो मतलब 3 नहीं लोगे, तो तुमको ये वाला आंसर देना है। कौन सा ऑप्शन है, देखो भैया कौन सा ऑप्शन है, -1 0 1 2, मतलब ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। कह रहा है पॉइंट 3,0 इज इनवेरिएंट। देखो इनवेरिएंट पॉइंट का मतलब ये होता है कि ऐसा पॉइंट जो रिफ्लेक्शन के बाद में चेंज ना हो। जैसे मैं बोलूं कोई पॉइंट को एक्स के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट कराओ तो क्या करोगे, वाई वाला कोऑर्डिनेट चेंज कर दोगे। अगर मैं बोलूं वाई एक्सिस के अलोंग क्या कराओ, रिफ्लेक्ट कराओ, तो एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज कर देते हैं, ठीक है, नेगेटिव साइन से कर देते हैं। ओरिजिन से बोलते हैं तो दोनों में नेगेटिव नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। क्या अगर इनवेरिएंट होगा तो मतलब रिफ्लेक्ट कराने के बाद भी सेम आना चाहिए, ठीक है, सेम आना चाहिए। देखो 3,0 है, मतलब ये रिफ्लेक्ट कराने के बाद भी क्या बनना चाहिए, 3,0 बनना चाहिए। अगर ओरिजिन से कराएंगे तो ओरिजिन से कराने पे क्या होता है, जो भी दिया रहता है दोनों में साइन बदल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3,0 दिया तो ओरिजिन से कराएंगे तो -3,0 बन जाएगा। भाई दोनों में साइन बदल दिए जाते हैं ओरिजिन में, तो क्या ये बनना है, नहीं बनना है, मतलब पहला वाला गलत है। एक्स एक्सिस के देखो जरा, एक्स एक्सिस में करते हैं तो क्या होता है, वाई वाले पे नेगेटिव चला जाता है, एक्स वाले में करो तो वाई 0 है, -0 क्या होगा, 0 ही हो जाएगा, मतलब हाँ वाई वाला करेक्ट है, ठीक है। क्या करोगे, एक्स बी वाला आंसर हमारा करेक्ट है, एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस में क्या होता है, एक्स वाला चेंज होता है, तो एक्स वाला चेंज करते तो क्या बोलता है, -3,0, और ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो हमारा एक ही आंसर बचता है, एक्स एक्सिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, फिर से एक सर्कल का सवाल आ गया, ठीक है, पास्ट ईयर का है सवाल। चलो भैया करते हैं, देखो बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। जिसने सर्कल चैप्टर पढ़ा होगा बढ़िया से उसको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं भैया कितना आएगा, कितना आएगा भैया, देखते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा एंगल निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये वाला वैल्यू निकालना है। जरा देखो चेक करो जरा। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर क्या होती है, डबल होती है किसके, जो एंगल यहाँ होता है, मतलब जो एंगल यहाँ बन रहा होगा उसका डबल यहाँ दिया होगा, ठीक। तो अगर 55 है, ठीक है, तो मतलब क्या रहा होगा, 55 डबल करने के बाद आया होगा, जो भी एंगल यहाँ दिया होगा उसका डबल यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ वाले निकालने के लिए क्या करोगे, इसका आधा कर दो, जब 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, 27.5 आएगा, ठीक है, 27.5 आएगा, 2 2 जा 4, 7 जा 14, हाँ ठीक है। मतलब ये एंगल क्या बनेगा, 27.5 बन जाएगा। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो क्योंकि OA भी हमारा क्या है, रेडियस है, और OC भी हमारा रेडियस है, तो भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, मतलब जो ये वाला एंगल होगा वही ये वाला एंगल भी होगा। तो अगर ये 27.5 है तो ये भी 27.5 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 27.5 आ जाएगी, ठीक है, 0.5। चलो भैया अगला सवाल देखते हैं। कह रहा था मीडियन क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज, मीडियन क्लास कैसे निकालते हो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, लास्ट में 18 आ रही है, क्या करो n/2 करो, n/2 करोगे 18/2 हमारा कितना आएगा 9। जरा देखो 9 किसके किसके बीच में आ रहा है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 2 से 6 के बीच में 9 आ रहा है, नहीं 6 to 11 के बीच में आ रहा है, हाँ
अगर 6 to 11 के बीच में आ रहा है तो जो बड़ा वाला नंबर होता है वो ले लेते हैं हम, ठीक है। मतलब जैसे 6 to 11 के बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है तो 11 वाला देख लेंगे, ठीक है। 11 वाला देख लेंगे। अब देखो जस्ट 11 वाले के ऊपर कौन सी क्लास आ रही है, 11,15, मतलब यही हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन खुद से करोगे, अभी एक क्वेश्चन ऐसा किया है हमने, ठीक है। कह रहा है रेक्टेंगुलर शीट है 22 सेंटीमीटर बाय 11 सेंटीमीटर की। फिर कह रहा है कि जो छोटी साइड है, देखो छोटी क्या है, 11 है। कह रहा है इसको ऐसे ऐसे रोल कर दिया गया है, रोल करके एक सिलेंडर बना दिया गया है, ठीक है। कह रहा है मान लो ये शीट है, इसको रोल किया है इधर से छोटी वाली साइड से, तो ऐसा कुछ क्या बना होगा, सिलेंडर बन गया होगा ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसा सिलेंडर बना होगा जिसकी हाइट क्या रही होगी, हाइट क्या रही होगी 11 सेंटीमीटर। और ये चीज क्या रही होगी, सरकमफ्रेंस ऊपर का 2 पाई आर की वैल्यू क्या रही होगी, 22 रही होगी। तो यहाँ से अगर आर निकालोगे तो कितना आएगा, 22/2 इंटू 22/7, कितना आएगा भैया, रेडियस आ जाएगा हमारा 7/2। तुमसे पूछा है सी एस ए कितना होता है भैया, निकालो जरा, 2 पाई आर एच, 2 पाई की वैल्यू रखो 22/7, आर की वैल्यू कितना है 7/2, हाइट की वैल्यू कितना आ गई 11। कैलकुलेट कर लो, देखो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। कितना बचा 22 इंटू 11, 11 2 ज़ा 22, 2 कैरी गया, 11 2 ज़ा 22, 24, 242 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है tan थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, tan थीटा इंटू कॉस थीटा। tan थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और क्योंकि कॉस थीटा आगे भी था तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा बच जाएगा। अब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये खुद से करना, ठीक है। सेंट्रॉइड के वर्टिसेस पूछा है, क्या करोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, मतलब 1 + 2 3, 3 - 3 0, ठीक है। पहले वाला 0 आ रहा है, दूसरा क्या आना चाहिए, y1 प्लस y2 प्लस y3, 3 - 4 - 1 प्लस, हाँ ये भी 0 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। करके देख लेना, सेंट्रॉइड निकालने के लिए कैसे निकालते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, कॉमा y वाला निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3/3, इससे निकलता है हमारा सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो बढ़िया सवाल है, अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ऐसा पूछ लेता है स्टैट्स में। कह रहा है मॉडल क्लास बताओ। देखो मॉडल क्लास क्या होती है, मॉडल क्लास का मतलब है कि जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो हमारी क्या है, मॉडल क्लास। देखो कौन सी क्लास है, क्लासेस नीचे दी हुई हैं, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, ये फ्रीक्वेंसी है। सबसे ज्यादा ऊंचा कौन सा है, ये वाला है 72 फ्रीक्वेंसी। तो अगर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये है तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी, 20 to 30, ठीक है। 20 to 30, बेटा इस क्वेश्चन में ऑप्शंस गलत है हमारे, ठीक है, ऑप्शंस गलत हैं थोड़े से, ठीक है। ऑप्शन ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन में हमारा क्या होना चाहिए था, 20 to 30, 10 to 20, 30 to 40, नन, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 to 30, ठीक है, ठीक है। नहीं बेटा ऑप्शन सही थे, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहा है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी पूछा है, ठीक है। तो मॉडल क्लास क्या होता है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो मॉडल क्लास पूछता तो 20 to 30 लिखते, फ्रीक्वेंसी क्या है 72, वही पूछा था इसमें, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लेता मॉडल क्लास क्या है, तो देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 72 है, तो 20 to 30 मॉडल क्लास हो जाता, और फ्रीक्वेंसी 72 है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भैया क्या बोला है, कह रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.56। देखो हमने बताया था कि अगर कोई एक गेम खेलते हो, मान लो खेलने गए, तो भाई गेम में या तो हारोगे या तो जीतोगे, ठीक है। तो भैया गेम में विनिंग की, ठीक है, और गेम में लूजिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। याद रखना जितनी भी प्रोबेबिलिटी को जोड़ते हैं किसी एक इवेंट की, ठीक है, जैसे मैंने बोला कल बारिश होगी या नहीं होगी, तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी, बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को जोड़ोगे तो एक आंसर आना चाहिए। अगर एक आंसर है तो समझ जाओ तुमने सही किया है।
अब अगर गेम है तो गेम में या तो लूज करोगे या तो विन करोगे, लेकिन दोनों की प्रोबेबिलिटी जोड़ने के बाद जरूर वन आना चाहिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.56 है। लूज करने की बताओ, हमको पता है कि जीतने की और हारने की प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे तो एक आना चाहिए, तो लूज करने के लिए कैसे निकालोगे, 1 में से माइनस कर दो 0.56। ठीक है, कितना आएगा भैया, कितना आएगा बोलो, 0.44 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 0.44, माइनस कर लो भैया, 10 में 4 गया 6। ठीक है, 10 में 4 गया 6, 9 में 5 गया 4। ठीक है, 0.44 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो मैट्रिक्स का सवाल है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, कोई एक्स मैट्रिक्स होगी नहीं पता है, और उसके बाद ये बन रही है। देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2। बन कौन सी मैट्रिक्स रही है, 2/1 की, 2 रो है 1 कॉलम है। तो देखो हमको बहुत अच्छे से पता था कि जो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होती है, मल्टीप्लाई तब होती है जब कॉलम यहाँ पे जो होता है वो यहाँ वाली मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, मतलब 2 रहा होगा। ठीक है, और जो बच जाता है वही ये बनता है, मतलब यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 रहा होगा, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको खुद से करोगे, तुम खुद से करोगे। ठीक है, खुद से करोगे। क्वाड्रेटिक का है, क्या कह रहा है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक डिवीजन रियल एंड इक्वल, द डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। भाई रियल और इक्वल के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, सारे पास्ट ईयर में आए हुए हैं। चलो भाई बढ़िया से सवाल करते हैं, बढ़िया से सवाल करते हैं, होप दिख रहा होगा। द डिग्री मेजर ऑफ एंगल एक्स, तुमसे एंगल एक्स पूछ लिया है, ये पूछ लिया है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, अगर AC डायामीटर है तो भाई एंगल इन अ सेमी सर्कल कितना होता है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना आएगा, 90 आएगा। अब क्योंकि ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा, 35। कैसे, एंगल इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा। अब निकल आया बेटा, ये 35 है, ये 90 है, 90 प्लस 35 प्लस एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 180 डिग्री। ये कितना आएगा भाई, 125 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 120, एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 55 डिग्री आ गया। चेक करो कोई ऑप्शन है 55 डिग्री, हाँ ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या करोगे, ये क्वेश्चन खुद से करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज n+3, कह रहा है nth टर्म AP का क्या है, n+3। कह रहा है पहले 3 टर्म बताओ। देखो जब भी ऐसा दिया हो तो याद रखना, nth टर्म अगर दिया हो तो क्या करते हैं, पहले n की वैल्यू 1 लो, n की वैल्यू 2 लो, n की वैल्यू 3 लो, और ऐसे लेते जाओ n की वैल्यू, तो हमें टर्म मिलते जाते हैं। जब n की वैल्यू 1 लोगे तो 1+3 मतलब पहला टर्म 4 आ गया, n की वैल्यू 2 लो, 2+3 मतलब दूसरा टर्म 5 आ गया। देखो 4 5 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। अच्छा अगर मैं बोलूँ 10वां टर्म निकालो तो क्या करोगे, n की वैल्यू 10 लेके यहाँ रख दो, 10+3 मतलब 13, मतलब 10वें टर्म की वैल्यू 13 आ रही होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कह रहा था मीडियन ग्राफिक नहीं कैसे निकाल सकते हो, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। पूछा गया द मीडियन ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फाउंड, लीनियर ग्राफ से नहीं होता है। ठीक है, लीनियर ग्राफ से नहीं करते हैं, हिस्टोग्राम में हम मोड निकालते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व किसका बनता है भैया बताओ, फ्रीक्वेंसी का बनता है या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनता है। तो भैया याद रखना किसका बनता है, किसका बनता है भैया, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का नहीं बनता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, ऑजिव। ठीक है, जिसको हम ऑजिव बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑजिव बोलते हैं। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, चलो भाई चलो आगे देखो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग फ्रॉम ईस्ट। मैंने बताया था जो श्योर इवेंट होते हैं जिसमें 100% श्योर है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है।
तो भैया ईस्ट ही से निकलता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, देखो तुम लोग देख रहे होगे बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कैमरा देख लेते हैं जरा। चलो भाई देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। इन द गिवन डायग्राम, इन द गिवन डायग्राम कह रहा है सिमिलर बताओ कौन सी एक्सियम से होगा ये दोनों चीज। ठीक है, देखो याद रखो जिस भी डायग्राम में, जिस भी क्वेश्चन में दो साइडें दिख जाए और एक इंक्लूडेड एंगल दिख जाए। ठीक है, जैसे ये साइड दिख गई और ये साइड दिख गई और इन दोनों साइड के बीच में एक एंगल दिख जाए, यहाँ भी है और यहाँ भी, और इनके बीच में एक एंगल दिख जाए, तो समझ जाओ SAS लगना है। ठीक है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, समझ जाओ, लगाने की जरूरत नहीं, अगर लगा के देखना है तो देख लो। देख लो पहले दो साइड का रेशियो निकालो, 24/4, इस साइड से 24 ले लिया और इस साइड से 4 ले लिया, कितना आया, 6 आया। एक और साइड बची, यहाँ से 18 ले लो, यहाँ से 3 ले लो, 3 6 18, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई। एक एंगल इक्वल होना चाहिए, तो देखो एंगल B 90 डिग्री है, यहाँ एंगल E 90 डिग्री, मतलब साइड एंगल साइड से क्या कह सकते हो कि बोथ दी ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये वाला खुद से करोगे। ठीक है, x बिलोंग टू होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर है, चलो कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो क्या है, माइनस का, चलो खुद से करना है, खुद से करना और कमेंट में आंसर बताना है क्या आएगा इसका। ठीक है, कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, विद सेम बेस सेम रेडियस और दैट ऑफ हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 120, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज। ठीक है, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, बढ़िया सवाल है, इसको अभी सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में करेंगे इसको। ठीक है, अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। चलो भैया देखते हैं, देखो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है एक सॉलिड स्फेयर है, एक सॉलिड स्फेयर है, उसको हेमिस्फेयर में काट दिया गया है। ठीक है, कह रहा है अगर उसके द टोटल वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फेयर। हाँ, ये बात एकदम सही है। ठीक है, ये बात एकदम सही है। कह रहा है कि एक स्फेयर है, उससे हमने क्या किया, दो हेमिस्फेयर बना लिए अलग अलग। ठीक है, तो कह रहा है अगर दोनों की वॉल्यूम को जोड़ो तो क्या स्फेयर बनेगा, बन जाएगा भाई। ठीक है, ये वाला तो स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहा है बट क्या दोनों हेमिस्फेयर की एरिया को जोड़ने पे स्फेयर की एरिया आएगी, नहीं आएगी। देखो स्फेयर की एरिया कितनी होती है, एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता है भाई, 4πr² होता है। और हेमिस्फेयर का जब टोटल सरफेस एरिया निकालो, हेमिस्फेयर कुछ ऐसा दिखता है। CSA कितना होता है इसका, 2πr², बट TSA कितना होता है इसका, 3πr², क्योंकि हम बेस भी जोड़ लेते हैं टोटल में, इसलिए 3πr² और 3πr², 6πr² हो जाएगा, मतलब सेकंड वाला गलत है। कौन सा करेक्ट होगा भाई, कौन सा करेक्ट होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या हो रहा है। अगर हमें कहीं से ये वाला एंगल मिल जाए और ये वाला एंगल मिल जाए तो हम ये x निकाल सकते हैं, क्योंकि OPT हमारा क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, तो देखो क्योंकि हमारा PT क्या है, टेंजेंट है, तो टेंजेंट है तो इस पॉइंट को क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। एक एंगल मिल गया हमें। ये एंगल कैसे निकालोगे, ये अगर 110 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस 110, 70 डिग्री। होप अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 70 डिग्री। ये कितना आएगा भैया, 90 होता है 180, 160, मतलब 20 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। जिसको नहीं समझ में आया वैसे कर ले, 90 प्लस 70 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। भैया याद रखो, देखो मान लो सर्कल है, ठीक है, एक टेंजेंट ऐसे जा रहा है, तो टेंजेंट सर्कल के जिस पॉइंट को टच करके जाता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और रेडियस से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ भी वैसे ही बन रहा था। ठीक है, देखो यहाँ क्या बन रहा था, एक टेंजेंट है,
सर्कल को यहाँ टच कर रहा है, मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर द लेंथ ऑफ पी आर इज, ठीक है, पी आर की लेंथ पूछा है आपसे, कैसे करोगे, कैसे करोगे भाई? देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या कह रहा है, इसकी लेंथ बताओ, पी आर की लेंथ। क्या करो, साइन 60 लगाओ भैया। साइन 60 क्या होता है? पहली बात तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? जस्ट जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब 9। हाइपोटेन्यूज पता नहीं है, ऐसे ले लो। साइन 60 होता है √3, √3/2। ठीक है, यहाँ कितना आ गया 9, और h क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा 18√3। 18√3 कोई ऑप्शन है भाई? कोई ऑप्शन नहीं है। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, समथिंग इज रॉन्ग, क्या गलत कर दिया हमने? कुछ तो गलत कर दिया। देखो क्या गलत कर दिया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई गलत कराया। ठीक है, देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 18/√3 आएगा। ठीक है, ये √3 नीचे चला जाएगा, ये वाला h इधर चला जाएगा, और ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्योंकि हम नीचे कभी रूट वाला आंसर रखते नहीं है, तो हम √3 से रेशनलाइज करेंगे। ऊपर हमारा बन जाएगा 18√3, नीचे √3 प्लस √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, 3 6 18। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, 6√3। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पॉलिनोमियल इन एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। तो अगर x माइनस ए फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? देखो हमेशा याद रखो कि किसी भी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो, ठीक है, तो अगर उस पॉलिनोमियल का कुछ फैक्टर होगा तो उस फैक्टर की वैल्यू रखने पे रिमाइंडर क्या आता है? हमेशा 0 आता है। ठीक है, ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल का कुछ फैक्टर होगा तो उस फैक्टर की वैल्यू जब रखोगे उसमें पॉलिनोमियल में, तो हमेशा रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, याद रखना ये चीज। ठीक है, चलो भाई ये सवाल देखते हैं। अगेन ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बोर्ड के लिए इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बोर्ड के लिए इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इसको छोड़ दो। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ये वाला खुद से करेंगे, बैंकिंग का क्वेश्चन है, खुद से करोगे तुम लोग। ठीक है, बैंकिंग का सवाल है, खुद से करोगे। ठीक है, खुद से करो, खुद से करो। कह रहा है राधा डिपॉजिटेड 400 पर मंथ फॉर 18 मंथ्स। तुमसे देखो क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी का मतलब क्या पूछ रहा है? इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है। इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे? प्रिंसिपल इंटू एन। 400 रुपये हर महीना कर रही है। ठीक है, कितने महीनों के लिए? 18। 18 4 जा 7200, 7,200 रुपये, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला देखो। कह रहा है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है? भैया हमने बताया था, क्या बताया था? इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा? इसका ऑर्डर है क्या? पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? क्या है भैया? 1/2 है। यहाँ क्या है? 2/2 है। तो नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बराबर होने चाहिए? नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। तो हाँ ये चीज तो ठीक है भैया, तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है? हाँ भैया, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो ये वाला भी करेक्ट है। और अच्छा, रिजल्टिंग अगर बोलता तो क्या बनता? जो चीज बच जाए, 1 और 2 बच गया तो मतलब 1/2 की नई मैट्रिक्स बनेगी जो मल्टीप्लाई होने के बाद आएगी। तो कौन कौन सा करेक्ट है भैया? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। ठीक है भैया, सही है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। ठीक है, जरा देखो सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 2 मार्बल बॉल्स, 2 ब्लू मार्बल्स। ठीक है, कह रहा है कोई बैग होगा उसमें 3 रेड और 2 ब्लू मार्बल्स पड़ी होंगी। ठीक है, कह रहा है मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक मार्बल इज। देखो ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा सवाल है। कह रहा है एक बैग था, एक बैग के अंदर ब्लू बॉल्स थी और रेड बॉल थी। ठीक है, एक बैग है उसके अंदर ब्लू बॉल है और रेड बॉल है। कह रहा है बताओ प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल निकालने की। तो भैया जब बैग में ब्लैक बॉल है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे उसकी? 0 आंसर है इसका। भैया बैग में होनी भी तो चाहिए ब्लैक बॉल्स, जब है ही नहीं तो कितनी बार भी हाथ डाल के निकालो कुछ नहीं निकलेगा ब्लैक।
नहीं निकलेगा तो जीरो आंसर है इसका। क्या आंसर आएगा भाई? ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 71 देखते हैं। ठीक है, 71 देखते हैं भाई। भाई आप लोग ट्राई करो, तब तक मैं पानी पी लूँ ज़रा। देखो भैया, याद रखना इस क्वेश्चन को करने के लिए, देखो जब भी क्वेश्चन बोले फाइंड द इक्वेशन अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। एक्सिस का मतलब ये होता है कि एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्सिस हमारा सिंगुलर होता है, एक्सिस बोले तो प्लूरल होता है। ठीक है, प्लूरल। ठीक है, तो जब भी बोले फाइंड द फॉलोइंग इक्वेशन, द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ठीक है, मतलब जितना एक्स एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड है उतनी वाई एक्सिस की तरफ भी इंक्लाइंड हो, ऐसी लाइन की इक्वेशन पूछा है। तो याद रखना ऐसी लाइन की इक्वेशन हमेशा क्या होती है, क्या होती है, क्या होती है भैया? y इज इक्वल्स टू माइनस का x प्लस, यहां कुछ भी हो सकता है, जो भी इक्वेशन होगी ऐसी लिखी होगी। ये a कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 10 माइनस का कुछ भी हो सकता है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। y कुछ भी हो सकता है, सॉरी y कुछ नहीं होगा। y देखो, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए हमेशा, ये y होना चाहिए, और x पे हमेशा नेगेटिव का साइन होना चाहिए। सबसे पहले क्या, y और x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, x पे नेगेटिव होना चाहिए, a कुछ भी हो सकता है। देखो, क्योंकि यहाँ पे y है x नहीं है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे x है y नहीं है, ये नहीं हो सकता। जरा इसको चेक करो, 2x माइनस का 3y प्लस का 7 इज इक्वल्स टू 0 है। जरा इसको y के फॉर्म में लाओ, माइनस का 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 2x माइनस का 7, y इज इक्वल्स टू माइनस का 2x अपॉन माइनस का 3 माइनस का 7 अपॉन माइनस का 3। तो ये प्लस का बन जाएगा, ये भी प्लस का बन जाएगा। क्या x वाला नेगेटिव है? नहीं है। और x वाला क्या 1 है? नहीं है। तो मतलब ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मतलब एक ही बचा, बी वाला करेक्ट है। बी वाला करेक्ट है, मैं सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूँ, जरा देखो बी वाला क्या है। x माइनस का y इज इक्वल्स टू 7 माइनस का y इज इक्वल्स टू क्या होगा भैया, क्या होगा? माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस का 7, माइनस साइन उधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस का 7। क्या बन गया वैसा? y इज इक्वल्स टू क्या बन गया वैसा? y इज इक्वल्स टू भैया वैसा बन रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7 बन रहा है। अगर y को भेज दो, y माइनस का y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 7। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। याद रखना यहाँ पे माइनस होता है बेटा, यहाँ प्लस रहता है। ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ये रहता है। ठीक है, अब सही है, देखो अब सही है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, अब सही है, एकदम सही है अब। ठीक है, एकदम सही है, एकदम सही है। ठीक है, एकदम सही है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा था रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 आर। देखो भैया याद रखो हमेशा, क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? दो आंसर आने हैं। ठीक है, एक्स की जितनी पावर होती है उतने आंसर आते हैं। तो एक्स स्क्वायर है तो मतलब दो आंसर आने हैं, दो आंसर आने हैं। तो भैया ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, एक ही आंसर है, मतलब ये करेक्ट है। ठीक, समझ में आया? आता कैसे है, देखो जरा कैसे आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को तुम 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू आ गई 1, यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस का 1, इसीलिए एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस का 1 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में किया था। ठीक है, डबल कॉपी हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने किया है, वॉवल वाला क्वेश्चन। ठीक है, हाँ देखो ये क्वेश्चन देखो जरा, कह रहा है भैया कि ग्राफ, इसमें से कौन सा ग्राफ से डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब ग्राफ से नहीं बता सकते हैं। ठीक है, मीन बता, क्या मीडियन बता सकते हैं? हाँ, मीडियन ऑजिव ग्राफ से बता सकते हैं, मोड हिस्टोग्राम से बता सकते हैं, क्वार्टाइल्स बता सकते हैं ऑजिव से, मीन नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? मीन। ठीक है, मीन हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ से नहीं बताते हैं, हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं। ठीक है, एवरेज वाले क्वेश्चंस। चलो भाई ये क्वेश्चन भी हम करा चुके हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या आएगा भैया, क्या आएगा आंसर? बताओ भैया आंसर क्या आएगा इसका? करा चुके हैं, कितना आएगा? 3:2 आएगा। ठीक है, बाय यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, उसको कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसको कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने क्या किया था, छोड़ दिया था।
ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था भैया, कौन सा क्वेश्चन था? यही वाला क्वेश्चन था। क्या कह रहा था? वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद सेम बेस एंड सेम रेडियस। ठीक है, चलो भाई इसको करते हैं। ठीक है, इसको करते हैं। एक क्या कह रहा है? कह रहा है कोई कोन है, ठीक है, जिसका रेडियस, एक कोन है और क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है। ठीक है, एक कोन है और एक क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, हमारे पास दो चीजें, एक सिलेंडर है, एक हमारे पास क्या है, कोन है। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है भाई? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम, इसका सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है भैया? 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, वॉल्यूम पूछ रहा है सिलेंडर का, मतलब पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू पूछ रहा है। देखो कैसे होगा, ये किसका वॉल्यूम है? सिलेंडर, कोन का वॉल्यूम है। कोन का वॉल्यूम कितना गिवन है? 120 गिवन है। ठीक है, तुमको इसके वॉल्यूम के लिए इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू निकालो यहाँ से। पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120 इंटू 3/4, 4 2 8, 4 3 12। भैया कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया? 90 आ गया। ठीक है, 90 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? देखो बेटा थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे। क्या गलत हो गया? हमने फॉर्मूला गलत लिखा है। ठीक है, फॉर्मूला गलत लिख दिया। ठीक है बेटा, गलतियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि बहुत थक गया हूँ। ठीक है, बहुत थक गया हूँ, लगभग ऑलमोस्ट 5-6 घंटे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगातार। ठीक है भैया, कितना होता है वॉल्यूम? वॉल्यूम कितना होता है? देखो हमसे भी गलती हो जाती है। वॉल्यूम ऑफ कोन भैया कितना होता है सर? वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना गिवन है यहाँ पे? कितना गिवन है भैया? 120 गिवन है। अब हो गया। ठीक है, 120 गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा? 360 इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। और यही तो तुमको निकालना है यहाँ पे। कितना आएगा भैया? 360 आएगा। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गई थी फॉर्मूले में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत देर से बेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बहुत बहुत थक गया हूँ। ठीक है, मैं बाकी का हमने पूरी वीडियो कर ली। ठीक है, टोटल 80 एमसीक्यूज किए हैं। ठीक है बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी, एक भी क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं जो इससे बाहर आए। सारे कॉन्सेप्ट जो इसमें वीडियो में लगे हैं, सारे कॉन्सेप्ट यही आने हैं। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो हमने बनाई कैसे बनाई है? सारे स्पेसिमेन और सारे पास्ट ईयर को सॉल्व करके बनाई है। ठीक है, सारे क्वेश्चन उसमें से लिए हुए हैं, तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। मेक श्योर वीडियो अच्छे से देखो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और बढ़िया से पेपर दे के आओ। ठीक है भैया, बोर्ड के बच्चे हैं टोटल 9 दिन मैथ्स के पेपर के। बी सीरियस और अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।